Hello, good morning everyone. Good morning. How are you all doing? Good morning Radhika, good morning Yukta, good morning Preeti, Rohit, Arnav. If you guys can hear me, then please confirm that you can hear me. Please confirm that you can hear me. Good morning everyone. Shubham, good morning. Yes, I am audible and visible. Shubham has confirmed. Suyash, Khushi, Abhishek, Darshini, Anushka, Sundaram, Abhishek. All right. Good morning, and welcome to this early bird batch of CMA Intermediate Direct Taxation. And yes, even before your result is out, even before the institute has placed your result on record, you guys have started studying direct taxation for CMA Intermediate. It is a big thing, guys. बहुत बड़ी बात है. रिजल्ट आने से पहले आप सब ने अपने आप को तैयार कर लिया है सीएमए इंटरमीडिएट के लिए. तो अब ये प्रूव होता है कि भाई रिजल्ट तो आता रहेगा. ऑलरेडी आप सीएमए इंटरमीडिएट में आ चुके हो. ये तो बस इंस्टीट्यूट को एक फॉर्मेलिटी करनी है कि इसको एक ठप्पा देना है आपको, और आप एक्चुअली सीएमए इंटरमीडिएट में आ चुके हो. इस बात का प्रूव है कि आप भारी तादाद में ये लाइव सेशन देख रहे हो, और जो पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लाइव सेशन है उसमें भी जबरदस्त व्यूज आ चुके हैं. इट्स एम्पली अ प्रूफ कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो सीएमए इंटरमीडिएट के लिए. तो डेफिनेटली गाइज, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा सीएमए फाउंडेशन के लिए. सो यस, गुड मॉर्निंग. रिजल्ट कब आएगा मुझे इस चीज का आइडिया अभी नहीं है. इंस्टीट्यूट जब नोटिफिकेशन निकालेगा तब रिजल्ट आएगा. मैं गायब बिल्कुल भी नहीं हुआ हूं, मैं यहीं पर हूं. हेलो, गुड मॉर्निंग विपांशु, गुड मॉर्निंग सोनिया, गुड मॉर्निंग सुंदरम, गुड मॉर्निंग एवरीवन. Yes. So guys, welcome to this early bird batch session. And this early bird batch session aims to get yourself acquainted with certain subjects of your CMA Intermediate Group 1. Okay. So the purpose is to introduce you to one of the most important subjects of your syllabus, which is direct taxation, to give you an introduction of that, and to give you a premise on how to prepare that particular subject, DT Intermediate, which is there in your Group 1. तो उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए, और थोड़ा बहुत हम एक दो चैप्टर्स जो छोटे छोटे बेसिक चैप्टर्स हैं उनको अपने रिजल्ट से पहले ही अपना खत्म कर लें, ताकि जब रिजल्ट आए तो हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हों, अपना फुल फ्लेजेड स्टडीज करने के लिए. हम अपना टाइम इस चीज में ना वेस्ट करें कि सर क्या सब्जेक्ट है, क्या चैप्टर्स हैं, उसमें कैसे पढ़ाई करनी है. ऐसा ना हो, हम ऑलरेडी एक फ्लो में आ चुके हों जब आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आए, और आप लोग फिर डायरेक्ट सीएमए इंटरमीडिएट डायरेक्ट टैक्सेशन को मतलब धावा बोल दो, एकदम उसको कैप्चर कर लो, ताकि आप अच्छे मार्क्स लाओ सीएमए इंटरमीडिएट में. ये है पर्पस इन वाली वीडियोस का. और जी हाँ, इंटरमीडिएट के लिए जो वीडियोस फर्स्ट चैप्टर की हैं, basic concepts, it's already there on the YouTube channel, it's already there in the playlist, so go over there and watch the basics concepts. अच्छा भाई, ये बता दो किस किस स्टूडेंट्स ने बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर की वीडियो दोबारा देखी, उनका रिवीजन किया, और जो पीडीएफ नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे थे उनको दोबारा देखा. व्हाट्सएप का मैं नंबर एक बार फिर बोर्ड पे लिख देता हूं. अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो अपने आप को ऐड कराइए व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि तभी आपको मटेरियल मिलेगा इन सारी क्लासेस का, जो मटेरियल से मैं पढ़ाता हूं या जो मटेरियल आपके लिए है. तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड होना है. इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको ऐड होना है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सारा कुछ, मतलब जो डिटेल होगा, जो मैं चैप्टर दूंगा, नोट्स दूंगा, ये जो मैं यहाँ चार्ट्स कराता हूँ ये भी मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको भेजूंगा, ताकि आपको प्रिंट आउट आराम से निकाल लो. लेकिन हाँ, एक बात जरूर एडवाइजेबल है गाइज, यू शुड ड्रॉ दोस चार्ट्स इन योर रजिस्टर इन द फेयर फॉर्मेट. Okay, don't rely only on the notes which I give you. Okay, draw those charts independently with your hands also. That will be an additional practice. So वो आपको जरूर अपने रजिस्टर में लिखना है. Okay, सबने हाथ ऐसे रेज किया. मुस्कान, मनीषा, अनुष्का, उदय, मुस्कान, अनन्या, रोहित. रोहित कह रहा है मैंने पीडीएफ देखी. अरे रोहित, यूट्यूब पे वीडियो भी तो देखनी चाहिए थी, पीडीएफ देखने से क्या होता है. खुशी सालवे, गरिमा, दर्शिनी, अभिषेक, इन सब ने देखी है भाई, इन सब ने वीडियोस भी देखी हैं, और इन सब ने अपना जो नोट्स हैं वो भी देखे हैं. परफेक्ट गाइज, मैंने पीडीएफ देखा, एंड जो कुछ चीज में डाउट आया उसे वीडियो से देखकर फिर रिवाइज किया. वेरी गुड दर्शिनी, वेरी गुड दर्शिनी, वेरी गुड. All right, guys. So today we are going to start our one of the most important chapters of your syllabus, which is residential status. Why is this chapter so important? This chapter is important because it holds mandatorily 7 to 10 marks in your examination. पक्का इस वाले
चैप्टर में से 7 से 10 नंबर का पेपर पूछा ही पूछा जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर। इसलिए आप ये वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरह करना। रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का, एंड इट विल होल्ड गुड वेटेज इन योर एग्जामिनेशन। नाउ residential status that we are going to start today is the basic chapter, is a basic concept which is there in the income tax act. सर क्या बेसिक है इसमें? इसमें बेसिक ये है कि भाई हम ने लास्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा कितने टाइप के पर्संस होते हैं, कितने टाइप के असेसीज होते हैं जिनसे टैक्स एक्चुअली लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल एक पर्सन होता है, उससे टैक्स लिया जा सकता है अगर वो इनकम अर्न कर रहा है तो। अब सवाल ये उठता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो टैक्स लेगी वो क्या सिर्फ इंडिया के इंडिविजुअल से ले सकती है या वो पूरे वर्ल्ड के इंडिविजुअल से ले सकती है? सवाल ये उठता है। इंडिविजुअल ठीक है टैक्सेबल है, पर्सन होता है इंडिविजुअल टैक्सेबल है। सवाल ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट होगी वो टैक्स लेने का अधिकार किससे रखेगी? क्या वो एक ऐसा बंदा जो यूएस में बैठा है, जोसेफ, जो कभी इंडिया आया नहीं, जिसका इंडिया से कोई सरोकार नहीं है, जिसने इंडिया में कोई इनकम नहीं अर्न करी, क्या इंडियन गवर्नमेंट उससे भी टैक्स ले सकती है? तो इंडियन गवर्नमेंट के पास टैक्स रिकवर करने का जो अधिकार होता है वो किन इंडिविजुअल्स के लिए होता है, वो इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। भाई इंडियन गवर्नमेंट के पास सिर्फ उन लोगों से, उन इंडिविजुअल से, उन कंपनी से, उन एचयूएफ से टैक्स लेने का अधिकार होता है जो रेजिडेंट होते हैं इंडिया के, जिनका रेजिडेंशियल स्टेटस है कि वो इंडियन है, जो रेजिडेंट है इंडिया के, उन्हीं से इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स लेने का अधिकार है। ये रीजन है कि हम ये चैप्टर पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंट भाई प्राइमरी दो टाइप के, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो भाई नेचुरल सी बात है, जो बंदा इंडिया का रेजिडेंट होगा वो बंदे को इंडियन गवर्नमेंट के पास राइट है उस बंदे से टैक्स रिकवर करने का, और जो बंदा इंडिया का रेजिडेंट नहीं होगा उसके पास इंडियन गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है उससे इनकम टैक्स रिकवर करने का। तो नेचुरल सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऐसा चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग उसके रेजिडेंट बन जाएं, ताकि वर्ल्ड का आदमी जो भी इनकम कमाए वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स उस पर रिकवर करने का राइट मिल जाए। तो ये एम रहता है इंडियन गवर्नमेंट का, ये एम रहता है इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी का कि भाई हमको टैक्सेशन रिकवर करना है। किससे रिकवर करना है? हमको टैक्सेशन रिकवर करना है अपने रेजिडेंट से। सो एक इंडिविजुअल होना तो बिल्कुल एक मतलब जरूरत है कि आप टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को दोगे, बट उसके बाद एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होना भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंडिविजुअल होने से काम नहीं चलता, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल जब होते हो तो फिर भाई आप इंडिया में टैक्स देने के अधिकारी बन जाते हो, इंडिया में टैक्स देने के लायबल बन जाते हो। आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दोगे अगर आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए। सर अगर हम इंडिया के रेजिडेंट ना बने तो क्या होगा? तो भाई आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा अपनी मैक्सिमम इनकम पे। कुछ एक आध इनकम होगी जिसपे टैक्स देना पड़ेगा, बट मैक्सिमम इनकम पे आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप बन गए नॉन रेजिडेंट इंडिया के। तो ये स्पेशलिटी है इस वाले चैप्टर की कि ये ना एक टैक्स पेयर को जन्म देता है। तो ये जन्म देने वाला भाई सेक्शन है। अब जैसे देखो बच्चे का जब जन्म होता है तो ना हमारे जो इंडियन समाज है उसके अंदर एक पर्व मनाया जाता है जिसे कहते हैं छठी। ठीक है, जब भी किसी का जन्म होता है, घर में कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो 6th डे होता है वो मनाया जाता है, छठी मनाई जाती है। ठीक है, मुझे जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ इस छठी का रेलेवेंस क्या है। ठीक है, छठी मनाई जाती है जब भी कोई पर्सन बॉर्न होता है, जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसके 6 दिन जो छठा दिन है वो मनाया जाता है, वो बहुत स्पेशल माना जाता है। क्यों वो स्पेशल माना जाता है जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अगर किसी को पता है कि छठी का रेलेवेंस क्या है। 6th डे जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके 6th डे का रेलेवेंस क्या है, अगर किसी को पता है तो जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ छठी मनाने का क्या रेलेवेंस है। उदय साहू नमस्कार। ओ वाह दर्शिनी वेरी गुड, नाम रखा जाता है उस दिन। यस दैट इज अ गुड थॉट। व्हाट एल्स? 6th डे का रेलेवेंस बता दो जरा, व्हाट इज द अदर रेलेवेंस ऑफ 6th डे? देखते हैं किसी को पता है या किसी नहीं। गूगल नहीं करना, ऐसा नहीं कि भाई ये रोहित पांडे बहुत होशियार है, वो ना भी गूगल करने बैठ गया है। नामकरण होता है, वेरी गुड, उसका नामकरण होता है, वेरी गुड, उसका नेम रखते हैं, वेरी गुड। मुस्कान वेरी गुड, तनिष्का वेरी गुड। सो यस गाइस उसका नाम रखा जाता है 6th डे पे उसका नाम रखा जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि एक पर्सन का जब बॉर्न होता है, जब वो जन्म लेता है इस दुनिया में, तो ऐसा माना जाता है कि जन्म लेने के कुछ दिन तक वो इस बर्थ में होता ही नहीं। मेंटली वो अपने पुराने बर्थ में होता है, मेंटली वो इस धरती पे फिजिकली तो आ गया है बट मेंटली वो अपने
पुराने बर्थ में है, ऐसा माना जाता है। तो 6th डे ही वो डे होता है जब वो फुल्ली मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इस दुनिया में आ जाता है। इसलिए 6th डे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और यही इंपॉर्टेंस है हमारे सेक्शन नंबर 6 की। हमारा सेक्शन नंबर 6 है रेजिडेंशियल स्टेटस, और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है कि भाई ये वो 6th सेक्शन है जो हमें बताएगा कि हमारा टैक्स पेयर कौन है, हमारे को जो टैक्स देगा वो कौन देगा, वो छठा दिन हमें बताएगा, वो सेक्शन 6 हमको बताएगा। इसीलिए आप वहां से कोरिलेट कर सकते हो, जैसे छठी होती है आप वहां से कोरिलेट कर सकते हो। तो रेजिडेंशियल स्टेटस इज सेक्शन नंबर 6 दैट विल टेल अस हु विल पे टैक्स टू अस। वो कौन कौन से इंडिविजुअल हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, कौन बताएगा? रेजिडेंशियल स्टेटस बताएगा, सेक्शन नंबर 6 बताएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्राइमरली दो टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं, दो टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, भाई जो रेजिडेंट होगा वो ज्यादा इनकम पे टैक्स देगा, जो नॉन रेजिडेंट होगा वो कम इनकम पे टैक्स देगा। इस तरह से हम लोग टैक्सेबिलिटी असर्टेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंसी। रेजिडेंसी विल टेल अस व्हाट विल बी द टैक्सेबिलिटी। ठीक है सर। तो भाई पहले ब्रॉड ओवरव्यू देखते हैं एक बार पूरे चैप्टर का। जो हम चीजें चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारी की सारी एक बार ब्रॉडली देख लेते हैं, ठीक है? पूरा चैप्टर क्या क्या चीजों को इनकॉर्पोरेट करेगा, सारी की सारी चीजें देख लेते हैं। गरिमा जैन सर, दैट इंटरव्यू विद राजेश सर दैट यू पोस्टेड वाज ऑसम। थैंक यू गरिमा, वेरी गुड। हाँ गाइज, एक इंटरव्यू है जो राजेश शाहवाल जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके साथ मैंने पोस्ट किया है यूट्यूब चैनल पे, और माय अदर यूट्यूब चैनल जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप निखिल गुप्ता नाम से सर्च करोगे उस यूट्यूब चैनल को, आपको वो चैनल मिल जाएगा। देखता हूं मैं अगर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकूं। वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इंटरव्यू अभी अभी लॉन्च किया है राजेश शाहवाल के साथ। वो इंटरव्यू आप सबको जरूर देखना चाहिए, वो इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छा इंटरव्यू है। सीएम में स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट इंटरव्यू है, आपको वाला इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। तो मैं देखता हूं अगर वो इंटरव्यू मेरे को मिल गया। यस, मेरे को इंटरव्यू मिल गया। मैं कमेंट बॉक्स में गाइज, मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भेज रहा हूं। अभी नहीं देखना, अभी नहीं खोल के देखना, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी मत देखने लग जाना। जब ये क्लास खत्म होगी तब आप वो वाला इंटरव्यू देखना। मैं जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर मैं लिंक भेज दिया मैंने, ठीक है? लिंक कॉपी कर लो, अपने पास रख लो। अभी नहीं देखेगा कोई, कोई बच्चा अभी नहीं देखेगा, सर मैं तो अभी देखूंगा, सर वो एक्साइटेड हूं, मैं तो एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। अभी नहीं देखना, ये देखना है तब जब आप फ्री हो, जब आप क्लास के बाद फ्री हो जाओ, तब आपको ये इंटरव्यू देखना है। बहुत अच्छा इंटरव्यू है। राजेश शाहवाल ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, और कैसे उसकी जर्नी थी। वो एक फार्मर का बेटा है, किस तरह के फाइनेंशियल दिक्कतें थी उसके घर पे, जिन फाइनेंशियल दिक्कतों से उभर के वो सीएम में बना, और सीएम में बनने के बाद इतनी बड़ी कंपनी में वो जॉब कर रहा है, इतने बड़े पैकेज पे जॉब कर रहा है, बहुत कम समय पे बहुत अच्छी प्रमोशन मिली है उसको। ये सारी उसकी जर्नी, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी यूट्यूब पे मैंने रिकॉर्ड करके सेव करी है आप सबके लिए। तो ये जर्नी जरूर देखना, देखना भूलना मत। मैंने लिंक भेज दिया है कमेंट सेक्शन में, इस लिंक को कॉपी कर लो। अभी कोई नहीं खोलेगा नालायक, अभी कोई नहीं खोलेगा, ऐसा मत करना अभी खोल रहे हैं सर, अभी नहीं खोलना, बाद में खोलना, ठीक है सर? चलो आ जाओ वापस। तो सेक्शन है सेक्शन नंबर 6 विच इज छठी का सेक्शन। जो एक बच्चा पैदा होता है जब छठी को पैदा होता है, उसी तरह एक टैक्स पेयर कब पैदा होता है, एक टैक्स पेयर पैदा होता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में जो बंदा फॉल कर गया वो इंडिया का टैक्स पेयर बन जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेजिडेंसी। सिटीजन कौन होता है, रेजिडेंट कौन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। फिर हम इंडिविजुअल कैसे रेजिडेंट बनता है वो पढ़ेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन भाई। एक इंडिविजुअल कैसे रेजिडेंट बनता है किसी कंट्री का, इंडिया का, हम वो चीज देखेंगे। 3 टाइप की रेजिडेंसी, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, 3 टाइप की रेजिडेंसी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं देखा ना उसे नहीं पता लगेगा HUF का क्या मतलब होता है। तो अगर तुमने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो वो वीडियो देखनी मैंडेटरी है, ठीक है? HUF कैसे बनता है, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, हम वो चीज पढ़ेंगे। कंपनी कैसे बनती है, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हम वो चीज पढ़ेंगे। फिर लास्ट में AOP BOI कैसे बनता है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, हम ये वाली चीज पढ़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कोई पर्सन बनता है इंडिया का। सर क्या फर्क पड़ता है चाहे वो रेजिडेंट बने चाहे नॉन रेजिडेंट बने? अरे नहीं भाई, बहुत फर्क पड़ता है। अगर वो रेजिडेंट बन गया तो हम उसे टैक्स ज्यादा रिकवर करेंगे, अगर वो नॉन रेजिडेंट रहा तो हम उसे टैक्स कम रिकवर करेंगे। ये डिफरेंस है रेजिडेंसी और नॉन रेजिडेंसी में। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे सिलेबस का, ठीक है सर? फिर भाई हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। इनकम क्या होती है, ठीक है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया।
हम ये वाला पूरा चीज डिटेल में पढ़ेंगे, कितने टाइप की इनकम होती है और उन इनकम के क्या क्या मतलब होते हैं, हम वो वाली चीज पढ़ने वाले हैं। इनकम कितने टाइप की होती है, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया एंड डीम टू अक्रू इन इंडिया। ये हैं 4 टाइप की इनकम जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वाले चैप्टर में, ठीक। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले, अब ये तो ओवरव्यू हो गया, ठीक है। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना चाहता हूं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर है डिफरेंस बिटवीन एंड और, एंड वर्सेस और। तुमने लॉ में ऑलरेडी पढ़ा होगा फाउंडेशन में। एंड होता है जब दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करनी होती हैं, और होता है जब दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करो तो काम चल जाएगा। यह डिफरेंस बिटवीन एंड और। आओ इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो भाई सीएम में इंटरमीडिएट के जो एग्जाम्स हैं उनमें पास और फेल होने का क्राइटेरिया क्या है, वो आओ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सीएम इंटरमीडिएट एग्जाम में अगर आपको पास होना है किसी भी ग्रुप में, तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में चाहिए 40% या उससे ज्यादा मार्क्स, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में चाहिए 40 या उससे ज्यादा मार्क्स, एंड आपको एग्रीगेट में चाहिए 50 या उससे ज्यादा मार्क्स। टोटल जो आपका एग्रीगेट बनना चाहिए वो बनना चाहिए 50 से ऊपर, और जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको चाहिए 40 या उससे ज्यादा मार्क्स। और ये दोनों कंबाइन किस वर्ड से हुआ है, एंड, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो ही पास होगा सीएम इंटरमीडिएट एग्जाम, अदरवाइज पास नहीं होगा सीएम इंटरमीडिएट एग्जाम। मतलब आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40 नंबर लाने हैं और टोटालिटी में 50% से ज्यादा एग्रीगेट बनना चाहिए। मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी मतलब आपको, जैसे आपने किसी सब्जेक्ट में आप 70 ले आए, ठीक है, तो और सब्जेक्ट में आपके 40 हैं, तो अगेन आप पास हो जाओगे क्योंकि एग्रीगेट 50% बन रहा है। तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40 से ऊपर चाहिए मार्क्स और एग्रीगेट में 50% से ऊपर चाहिए मार्क्स, ताकि आप सीएम इंटरमीडिएट क्लियर करो, ठीक है। अब अगर मैं इसका उल्टा करूं, उल्टा, ठीक है, मैंने उल्टी कर दी। उल्टी कैसे करी मैंने, फेल होने का क्राइटेरिया बता दो, मैं फेल कैसे होऊंगा। अगर मुझे फेल होना है सीएम इंटरमीडिएट में, तो मुझे दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1 कि मेरे 40 मार्क्स से कम है, कंडीशन नंबर 1 कि मेरे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स से कम है, कंडीशन नंबर 1 कि मेरे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 से कम है, या फिर और का मतलब या फिर मेरे एग्रीगेट में 50 से कम है। तो भाई देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मेरे 4 सब्जेक्ट हैं, उन चारों सब्जेक्ट में मेरे जो मार्क्स आए हैं वो ये मार्क्स आए हैं, देखो जरा तुम्हारे सामने लिख दिए मैंने। बताओ मैं पास हूं या फेल हूं, बताओ मैं पास हूं या फेल हूं। मेरे जो मार्क्स आए हैं ना वो ये आए हैं। बताओ मैं पास हूं या फेल हूं सीएम इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में, पास हूं या फेल हूं, बता दो जरा। एम आई फेल और पास? परफेक्ट परफेक्ट, सही आंसर, उदय सही कह रहा है। सुयश, दर्शिनी, ए ट्यूशंस, तुम ट्यूशन मत लेना कभी किसी की, गलत जवाब दे रहे हो, ए ट्यूशंस गलत, पास नहीं, फेल, फेल, यस अनुष्का फेल, परफेक्ट परफेक्ट, फेल हो जाऊंगा मैं, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 देखना। मेरे फर्स्ट सब्जेक्ट में 71 है, दूसरे में 72 है, थर्ड में 63 है, और फोर्थ सब्जेक्ट में 39 है। मैं पास हूं या फेल हूं, मैं पास हूं या फेल हूं, बता दो जरा। सेकंड एग्जांपल में मैं पास हूं या फेल हूं, 71, 72, 63, 39। दर्शिनी ने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, बहुत से एक्सप्लेनेशन दिया दर्शिनी ने, क्योंकि एग्रीगेट जो है 50% नहीं बना, इंडिविजुअल तो बन गया, एग्रीगेट नहीं बना। अगेन फेल, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है आप सबका। मैं इस केस में भी फेल हूं। क्यों मैं इस केस में फेल हूं, मैं इस केस में इसलिए फेल हूं क्योंकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 नहीं बना, और मैं इस केस में क्यों फेल हूं, क्योंकि एग्रीगेट नहीं। तो दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो मैं हो जाता हूं फेल, और अगर दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होती हैं तो ही मैं होता हूं पास, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एंड और, दो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, एंड और दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, हमें इंग्लिश की क्लास थोड़ी लेनी है, हमें तो आपसे डायरेक्ट टैक्स की क्लास लेनी है। इंग्लिश तो ऑलरेडी हमारी बहुत बढ़िया है, फिर आप क्यों डायरेक्ट टैक्स में इंग्लिश घुसा रहे हो। भाई मैं डायरेक्ट टैक्स में इंग्लिश इसलिए घुसा रहा हूँ क्योंकि ये एंड और का जो डिफरेंस है वो मैं पूरे के पूरे रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तब मेरे से ये मत पूछना सर कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ एंड लिखें कहाँ और लिखें, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। भाई तब ये बात मेरे से मत बोलना जब मैं रेजिडेंशियल स्टेटस में ये वाला एंड या और का डिफरेंस तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो बता दो जरा चैट बॉक्स में, क्या एंड और का आपको डिफरेंस समझ में आया, एंड और का क्या आपको डिफरेंस समझ में आया, लिख दो
यस या नो। एंड और का डिफरेंस समझ में आया? यस या नो। यस, सुयश कह रहा है यस। तो सुयश के अलावा और किसी को नहीं समझ में आया? दर्शिनी कह रही है, शुभम कह रहा है, प्रीति, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो, अगर तुम्हें समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया, तो मैं तुमको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तुम उस एग्जाम्पल में मुझे बताना कि क्या होगा, एंड आएगा या और आएगा, ठीक है? मेरी मम्मी ने मुझे कहा आज खाने में क्या खाओगे? मैंने बोला रोटी बना दो, चपाती बना दो, वीट वीट की चपाती बना दो। तो मम्मी कहती है अरे चपाती क्या रूखी खाओगे, या पानी में डुबो डुबो के खाओगे, या चाय में डुबो डुबो के खाओगे? उसके साथ कोई सब्जी भी तो बननी चाहिए, उसके साथ कोई दाल भी तो बननी चाहिए, तो बताओ कौन सी दाल? मैंने कहा मुझे आप अरहर की दाल बना दो, ठीक है? तो मम्मी ने मुझसे मुझसे पूछा आज आप क्या खाओगे? मैंने कहा रोटी खाएंगे। मम्मी ने कहा वो रोटी तो अकेले नहीं खाई जा सकती, तो मैंने बोला अरहर की दाल बना दो, ठीक है? अब तुम लोगों को मुझे बताना है, ये जो पूरी सिचुएशन थी, इसके अंदर मैंने एंड यूज किया है या और यूज किया है? मैंने क्या यूज किया है इसके अंदर? एंड यूज किया है, मतलब रोटी एंड दाल, या रोटी और दाल? ठीक है, ये बता दो, रोटी एंड दाल या रोटी और दाल? वाह, बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। गाइस पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करने से तुम्हारा अपना दिमाग खुलेगा, पार्टिसिपेट करो, एंड लगेगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी वेरी गुड। अब सुनो, मेरी मम्मी एक दूसरी चीज पूछ रही है, सुनना, मेरी मम्मी दूसरी चीज पूछ रही है। मेरी मम्मी मेरे से पूछ रही है, अरे भाई बताओ आज तुम अरहर की दाल खाओगे या मसूर की दाल? काली मसूर भी बन सकती है, अरहर भी बन सकती है, ठीक है? अरहर भी है, अरहर की दाल भी है, काली मसूर भी है, तो बताओ आज तुम क्या खाओगे? मैंने चूज करके बोला आज मैं खाऊंगा मसूर की दाल। अब की बार बताओ, मैंने एंड यूज किया या और यूज किया? मैंने एंड यूज किया या और यूज किया? परफेक्ट परफेक्ट सुयश, परफेक्ट। तो जब भी आप दोनों में से एक चीज चूज करोगे तो और यूज होगा, जब आप दोनों चीजें साथ में चूज करोगे तो एंड यूज होगा। ये है रिजल्ट। टू वाले में और क्या यूज होगा मुझे नहीं समझ में। सेकंड वाले में और, हाँ हाँ ओम सही कह रहे हो, और का यूज होगा, बिल्कुल। वंशिका, तनिष्का, अरण्या, मधु, राधिका, बिल्कुल सही आंसर आप सबका, बिल्कुल सही आंसर। अनन्या फोटो कह रही है और, इतने सारे आर लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है, परफेक्ट आंसर। मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया कि एंड और के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलो आज शुरू करते हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड चैप्टर। Yes, subject is also most exciting because it is direct taxation, and the chapter is also most exciting because it is residential status. तो आज धूम धड़के से, मौज मस्ती से शुरू करते हैं अपना चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस। ना केवल सीएमए इंटरमीडिएट में इसका काम है, बल्कि कई बार सीएमए फाइनल में भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सीएमए इंटरमीडिएट में तो मैंडेटरी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीएमए फाइनल में ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा नहीं भी जा सकता, बट सीएमए इंटरमीडिएट में तो मैंडेटरी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वाले चैप्टर में से। चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। प्लीज अपने आंख कान बिल्कुल खोल के बैठना ताकि आप सब चीज समझ में आए आपके। अनन्या फुट, ओ अनन्या इज अ बॉय, ओके ओके। अनन्या मतलब तुम अनन्या नहीं हो, तुम्हारा नाम है अनन्या, समझ में आ गई बात। आई माय अपॉलॉजीज। अरण्य, अच्छा अरण्य, अनन्या नहीं है, अरण्य है, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। लाइक कर दो सब लोग, दर्शिनी की बात सुन लो, बिल्कुल दर्शिनी की बात बहुत बढ़िया है, दर्शिनी ने सही याद दिलाया। चैप्टर शुरू करने से पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने से पहले लाइक कर दो सब लोग। मेरी मत सुनो, दर्शिनी की तो सुन लो, दर्शिनी तो तुम्हारी अपनी स्टूडेंट है, तुम्हारी अपनी कॉलीग है, उसकी बात सुन लो, मेरी नहीं सुनते तो क्या हो गया? ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है? चलो, बोर्ड पे आपको दो जगहों के नाम नजर आ रहे हैं, एक है इंडिया, एक है यूएसए। यूएसए है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये है इंडिया, ठीक है? इंडिया में एक पर्सन है जो पले बड़े इंडिया में, जिनका नाम है सीएमए राम। तो सीएमए राम जो है वो इंडिया में पले बड़े, इन्होंने अपनी डिग्री सीएमए की ली, और इन्होंने अपना स्कूलिंग इंडिया से किया, इन्होंने अपना सारा घर उनका इंडिया में था, पेरेंट्स इंडिया में थे, ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में थे, सब कुछ इंडिया, इनका इंडिया में, इनका जो कॉलेज था वो भी इंडिया में था। फिर ये सीएमए इंस्टीट्यूट गए, फिर ये सारे अच्छे अच्छे बेस्ट बेस्ट फैकल्टी के साथ इन्होंने पढ़ाया। सर डीटी में न्यू सिलेबस बेस्ट होगा या ओल्ड बता दीजिएगा, वीडियो बना के न्यू सिलेबस। हाँ ठीक है, एक बार न्यू सिलेबस आने दो, फिर मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है? सो मिस्टर राम
इंडिया में पले बड़े, ही इज बॉर्न इन इंडिया, he is brought up in India, he got his schooling from India, he got his college from India, everything was in India of Mr. Ram. He was born and raised in India. He had nothing to do with the United States of America ever in his life. So Mr. Ram is a pure citizen of India. अच्छा, सिटीजन कैसे बनते हैं किसी कंट्री के? सिटीजन बनते हैं जब आप उस कंट्री में बॉर्न होते हो, बाय बर्थ आप सिटीजन बनते हो। आपका आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। अगर आपका राशन कार्ड आपके पास है तो आप इंडिया के सिटीजन हो। अगर आपका इंडियन पासपोर्ट है तो आप इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। सिटीजन होने से क्या बेनिफिट मिलता है भाई? वोटिंग राइट मिलता है सिटीजन होने से। आपको वोटिंग राइट मिलेगा, आप वोट करने का अधिकार इंडिया में रखोगे अगर आप इंडिया के सिटीजन बन गए तो सिटीजन बनने से क्या बेनिफिट? आपको वोटिंग राइट मिल जाता है अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। सो राम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। इंडिया में वो पले बड़े, उन्होंने कॉलेज इंडिया में किया, उन्होंने सीएमए की पढ़ाई इंडिया में करी, उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ली, डीटी की कोचिंग उन्होंने मेरे से ली थी, मेरे से डीटी पढ़ा था उन्होंने, तो वो सीएमए बन गए। अब जब उन्होंने सीएमए बन गए तब उनको एक जॉब लगी, जैसे राजेश शाहवाल, जो मेरी वीडियो का लिंक मैंने आपको फॉरवर्ड किया है, वो था ना, वैसे ही उन्होंने जॉब करी इंडिया में, मिस्टर राम ने इंडिया में जॉब करी, और जब मिस्टर राम ने इंडिया में जॉब करी तब भाई उनको इंडिया से अर्निंग होनी शुरू हो गई। अब ऑब्वियसली जब मिस्टर राम ने इंडिया में जॉब करी और उनको अर्निंग होनी शुरू हो गई तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट उनके पास आया और मिस्टर राम से बोला, सुनो मिस्टर राम, जो तुम्हारी अर्निंग इंडिया में हुई है वो वाली अर्निंग तुम उस पर टैक्स पे कर दो इंडियन गवर्नमेंट को। अब ऑब्वियसली बात है भाई, राम को लॉ तो फॉलो करना ही पड़ेगा, राम को जो हमारी कंट्री का लीगल प्रोविजन है उन्हें तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो राम ने क्या किया? राम ने शुरू कर दिया टैक्स पे करना इंडियन गवर्नमेंट को अपने इंडियन इनकम पे, ठीक है। अब सुनना जरा, जैसे इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने इंडिया में टैक्स पे करना शुरू किया, जो यूएसए की गवर्नमेंट है और जो यूएसए का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, यूएसए के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम होता है आईआरएस, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। जैसे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट होता है वैसे बाहर जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसका नाम है आईआरएस, ठीक है। अब आईआरएस का मिस्टर राम को फोन आया, आईआरएस का जो यूएसए का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था उसका मिस्टर राम का फोन आया, मिस्टर राम को फोन आया और आईआरएस ने मिस्टर राम को बोला, सुनो मिस्टर राम, आपको इंडिया में टैक्स पे करना है, आपको इंडिया में टैक्स पे करना है, जो आपने सॉरी आपको यूएसए में टैक्स पे करना है। मिस्टर राम से बोला गया आपको यूएसए में टैक्स पे करना है। किसने बोला? आईआरएस ने बोला। तो मिस्टर राम को कहां टैक्स पे करना है? यूएसए में टैक्स पे करना है। मिस्टर राम को कॉल आ गया, मिस्टर राम एकदम परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए? मिस्टर राम ने बोला कि भाई मैं इंडिया में भी टैक्स पे करूंगा, यूएसए में भी टैक्स पे करूंगा, क्योंकि आईआरएस ने मेरे को कॉल कर दिया, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा, क्या होगा? तो तुम बता दो भाई, तुम लोग बता दो, आईआरएस ने जो बात करी वो सही बात करी या गलत बात करी? क्या आईआरएस को कोई अधिकार है मिस्टर राम से टैक्स रिकवर करने का? बता दो चैट बॉक्स में, क्या उसने गलत बात करी कि सही बात करी? आईआरएस ने जो बात करी, गलत बात करी या सही बात करी? गंदी बात करी या अच्छी बात करी? गंदी बात है या अच्छी बात है मिस्टर आईआरएस की? आईआरएस ने जो मिस्टर राम को फोन किया, गंदी बात है, सही है या गलत है? सब कह रहे हैं रॉन्ग 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 रॉन्ग, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सनी 999, मधु सिन्हा, युक्ता पुरी, अंकुर गलत। वेरी गुड आंसर गाइस, इट इज रॉन्ग। आईआरएस फोन नहीं कर सकता मिस्टर राम को टैक्स रिकवर करने के लिए भाई, आईआरएस पक्का से फोन नहीं कर सकता, आईआरएस अपने सिटीजन्स को कॉल कर सकता है। तो भाई सीधी सी बात, इनकम टैक्स अथॉरिटी को जब ये बात पता लगी कि राम को कॉल आया है आईआरएस का, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने आईआरएस को फोन करके कायदे से धमका दिया, कायदे से डांट दिया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे सिटीजन्स को, तुम मेरे पर्सन्स को क्यों फोन करके उनसे टैक्स रिकवर करने की बात कर रहे हो, गलत बात मत करो। धमका दिया, किसने धमकाया? इंडियन इनकम टैक्स ने धमकाया आईआरएस को। आईआरएस चुपचाप दुम दबा के अपने यूएसए में बैठ गया, आईआरएस चुपचाप दुम दबा के अपने यूएसए में बैठ गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मिस्टर जोसेफ की। मिस्टर जोसेफ एक और इंडिविजुअल हैं जो कहां बॉर्न एंड रेज हुए, जो यूएसए में बॉर्न एंड रेज हुए। उन्होंने अपना स्कूलिंग कहां से करा? यूएसए से करा। उन्होंने अपना कॉलेज कहां से करा? यूएसए से करा। उन्होंने जो जॉब ली वो कहां ली? यूएसए में ली। वो रहते कहां हैं? यूएसए में है। उनकी फैमिली कहां है? यूएसए में है। उनका घर कहां है? यूएसए में है। उनकी सारी की सारी चीजें यूएसए में है। तो यूएस गवर्नमेंट ने मिस्टर जोसेफ को बोला, डियर मिस्टर जोसेफ, आप अपनी इनकम पे टैक्स पे कर दो। जोसेफ ने कहा ठीक है, मुझे बता दो कितना टैक्स बनेगा, मैं पे कर देता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब क्या हुआ, मिस्टर जोसेफ के पास एक कॉल आया इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से।
और इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मिस्टर जोसेफ को बोला, डियर मिस्टर जोसेफ, आपको इंडिया में टैक्स पे करना है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी वही हरकत करी जो आईआरएस ने करी थी मिस्टर राम के साथ। बता दो, इंडियन गवर्नमेंट ने जो जोसेफ के साथ हरकत करी, गलत या सही? शुभम बढ़ा दिया, गाना गाने लगा, गंदी बात, गंदी 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 बात, नालायक। गाना थोड़ी गाना है। ये भी गलत बात है। दर्शिनी कह रही है ये भी गलत बात है। सनी कह रहा है रॉन्ग, सुयश कह रहा है गलत। बस ये 4-5 बच्चे ही हैं क्या लाइव में? और कोई है नहीं क्या? और सब ऑन करके चलेगा लगता है। अनुष्का, उदय रॉन्ग, मुस्कान रॉन्ग, खुशी रॉन्ग, अनन्या, अरण्य अरण्य रॉन्ग, वेरी गुड। मधु रॉन्ग, मनीषा रॉन्ग, वेरी गुड गाइस, रॉन्ग, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है भाई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे फोन कर सकता है जोसेफ को? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे किसी और कंट्री के पर्सन को फोन करके कह सकता है कि भाई आप हमारे को टैक्स पे करो? अरे भाई बता दो, जोसेफ के पास पासपोर्ट किस कंट्री का होगा? यूएसए का होगा। बता दो, जोसेफ कहाँ पला बड़ा? यूएसए में। बता दो, जोसेफ की स्कूलिंग कहाँ हुई? यूएसए में। बता दो, जोसेफ के पास वोटिंग राइट कहाँ का है? वोटिंग राइट, वो वोट देगा तो कहां देगा? यूएसए में। बता दो, जोसेफ का राशन कार्ड कहां का बना होगा? यूएसए का। बता दो, जोसेफ का आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड टाइप की चीज कोई हुई यूएसए में, तो जोसेफ का आधार कार्ड कहां बना होगा? यूएसए में। जब सारी चीजें जोसेफ की यूएसए में है, यहां तक कि वो इनकम भी अर्न यूएसए से कर रहा है, फिर जोसेफ इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे ऑब्वियसली नहीं करेगा। गलत बात इंडियन गवर्नमेंट की कि वो जोसेफ को कॉल भी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात। ऐसा बिल्कुल गलत है, इसका बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब मैं चीजों को थोड़ा सा उलट पलट कर रहा हूं और तुम्हें चीजों को दोबारा एनालाइज करके मुझे बताना है कि गलत बात या सही बात। मैं चीजों को थोड़ा सा अलट पलट रहा हूं, ऊपर नीचे कर रहा हूं, और तुमको बताना है कि गलत बात या सही बात। अलट पलट करने के बाद तुम्हारा क्या जवाब होगा तुम्हें मुझे बताना है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा। रोहित पांडे नालायक, अभी ऑनलाइन रहने में क्या दिक्कत है? बाद में रहेगा, बाद में दोबारा देख लेना, अभी तो ऑनलाइन रहो कम से कम। ओके ओके ओके, चलो अब मैं इस पूरी सिचुएशन को उलट पलट कर रहा हूं, प्लीज बताना तुम्हारे हिसाब से क्या सही होगा, ठीक है? सिचुएशन सुनना। राम इंडिया का सिटीजन है, इंडिया में पला बड़ा, इंडिया से कॉलेज करा, इंडिया से स्कूल करा, इंडिया में वोटिंग पावर है, इंडिया का पासपोर्ट है, इंडिया का आधार कार्ड है, इंडिया का सिटीजन है, इंडिया में वोटिंग देता है, हर चीज इंडिया में ही करता है, इंडिया में खाना खाता है, इंडिया में इनकम अर्न करता है, इंडिया में जॉब करता है, इंडिया में रहता है, इंडिया में बिजनेस ओन करता है, इंडिया में घर है, इंडिया में बीवी बच्चे हैं, इंडिया में फैमिली है। सर ऐसा लग रहा है टेप रिकॉर्डर अटक गया हो और बार बार बाबा सेम कहानी कर रहा है। अच्छा चलो, जोक मार रहा हूँ, कोई कुछ नहीं, पुअर जोक था। तो राम की हर चीज इंडिया में। राम ने क्वालिफाई किया सीएम में, वो सीएम में फाइनल में रैंक होल्डर था। राम ने किया सीएम में क्वालिफाई, और सीएम में क्वालिफाई करने के बाद राम को कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू एक कंपनी ने हायर किया, जिसने जो कंपनी थी यूएसए की। और राम की पोस्टिंग कहां हो गई? राम की पोस्टिंग हो गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राम की पोस्टिंग कहां हो गई? राम की पोस्टिंग हो गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राम कहां चला गया इनकम अर्न करने के लिए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की किसी कंपनी ने राम को हायर कर लिया एज अ कॉस्टिंग मैनेजर। और अब क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि राम पला बड़ा इंडिया में है, पासपोर्ट इंडिया का है, सिटीजन इंडिया का है, सब कुछ इंडिया का है, लेकिन जो अर्निंग हो रही है वो एक यूएस की कंपनी से हो रही है, वो यूएस की सरजमी पे हो रही है, वो यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हो रही है, वो अर्निंग यूएस में हो रही है, वो अर्निंग इंडिया में नहीं हो रही। अरे सर, अगर वो अर्निंग इंडिया में नहीं हो रही तो भी क्या हो गया? तो भी क्या हो गया? अरे जोसेफ राम पला बड़ा तो इंडिया में ही है ना सर, राम पला बड़ा तो इंडिया में ही है ना। अब दिक्कत आ गई, दिक्कत। अब की बार जब अर्निंग हो रही है यूएसए में, कंपनी है यूएसए की, राम रहता है यूएसए में, राम का घर है यूएसए में, राम को सैलरी मिलती है बैंक अकाउंट यूएसए में, तब कहीं जाकर भाई आईआरएस ने राम को अप्रोच किया और बोला, सुनो राम, टैक्स दे दो यूएसए की गवर्नमेंट को। सुनो राम, टैक्स दे दो यूएसए की गवर्नमेंट को। ऐसा यूएसए के जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसने बोला। जैसे ही यूएसए के टैक्स डिपार्टमेंट ने ये चीज बोली, अब तुम्हें मुझे चैट बॉक्स में बताना है गलत बात या सही बात।
गलत बात या सही बात? आपको बताना है कि अब की बार जब यूएसए की गवर्नमेंट ने राम को अप्रोच किया, पहली बार तो आपने मना कर दिया था कि भाई गलत बात है, पहली बार आपने मना कर दिया था। अब की बार जब मैंने अपनी सिचुएशन को चेंज कर दिया, जरा मुझे बताना कि सही बात है या गलत बात है कि अब की बार यूएसए की गवर्नमेंट राम को अप्रोच कर रही है कि भाई यूएसए में गवर्नमेंट दे दो। नालायक फ्यूचर सीएम में पंकज भी ऑनलाइन आ गया है। नालायक फ्यूचर सीएम में पंकज, तुम ग्रुप 1 दे चुके हो ना, ग्रुप 2 पे फोकस करो, ग्रुप 1 में मत आ जाओ। क्या सही बात है या गलत बात? अब देखो मिक्स लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गलत बात, सुयश कह रहा है गलत बात, ए ट्यूशंस कह रहा है सही बात, शुभम भाटिया कह रहा है अर्निंग इज यूएस, पे टैक्स इन यूएस। वाह शुभम भाटिया, शुभम भराडिया, वेरी गुड जवाब, वेरी गुड आंसर। सही होगा क्योंकि दर्शनी कोई जवाब दे रही है, पता है दर्शनी कोई लॉजिक दे रही है। हाँ दर्शनी लॉजिक दो। सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। दर्शनी, दर्शनी कह रही है सही बात। दर्शनी लॉजिक दो, दर्शनी लॉजिक लिख रही है कुछ। सौरभ पंचाल, सौरभ पंचाल जरा लॉजिक दो क्यों सही बात है। सौरभ पंचाल, यूएसए से इनकम करती, टैक्स भी। कहीं गायब नहीं हुआ, मैं यहीं पर हूँ। गायब नहीं हुआ, यहीं पर हूँ। नहीं नहीं मैं गायब, नालायक के ट्यूशन कह रहा है सर गायब, गायब नहीं हूं मैं, यहीं पर हूँ। परफेक्ट, परफेक्ट जवाब है अरण्या, जवाब बिल्कुल सही। सर अब की बार यूएस गवर्नमेंट के पास राइट आ गया राम से टैक्स रिकवर करने का, क्योंकि राम जो अर्निंग कर रहा है, जो इनकम अर्न कर रहा है, राम वो इनकम अर्न कर रहा है यूएसए की सरजमी पे, यूएसए की कंपनी से, यूएसए के रिसोर्सेज कंज्यूम करके, यूएसए का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके राम अर्निंग कर रहा है, राम इनकम जनरेट कर रहा है यूएसए के स्टेट से। ठीक है, तो नेट नेट बात क्या सुनना, नेट नेट बात क्या, अरे भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जन्म कहां हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पासपोर्ट कहां का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका स्कूलिंग कहां पर हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कॉलेज कहां पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास वोटिंग राइट कहां के हैं। इन सब चीजों से बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है वो ये, इस चीज से फर्क पड़ता है आप रेजिडेंट कहां के हो, आप रह कहां रहे हो, क्योंकि जहां आप रहोगे वहीं से आप इनकम जनरेट करोगे। तो इनकम को टैक्स करने के लिए आधार कार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, पासपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कहां से स्कूलिंग करी, कहां से ग्रेजुएशन करी, कहां पर आपके पेरेंट्स रहते हैं, सब चीज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कहां रह के इनकम अर्न कर रहे हो। तो अगर मिस्टर राम यूएसए में रह के इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो यूएसए के रेजिडेंट हैं, और अगर वो यूएसए के रेजिडेंट हैं तो यूएसए गवर्नमेंट उनसे टैक्स रिकवर करेगी। भाई इंडियन गवर्नमेंट इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है मिस्टर राम को, वो कह रही है अरे भूल गए वो सरसों का साग, वो पालक, वो सॉरी वो सरसों का साग और मक्के की रोटी, भूल गए वो खेत, पीले पीले सरसों के खेत जिसमें तुम लहलहाया करते थे, भूल गए जिस देश की तुमने मिट्टी खाई है, हाँ भूल गए सब कुछ। तो इंडियन इनकम टैक्स ऐसे इमोशनल कर रहा है, हमें इमोशनल नहीं होना, हमें इमोशनल नहीं होना। हमने कहां जन्म लिया इररेलेवेंट है भाई, आधार कार्ड कहां का है इररेलेवेंट है, कहां का वोटर आईडी कार्ड है हमारे पास, कहां का पासपोर्ट है हमारे पास, इररेलेवेंट है। तो जहां वो पर्सन रहेगा, बिल्कुल ए ट्यूशन ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, सर क्या ऐसा हो सकता है कि वो इंडिया में रहे और ऑनलाइन बिजनेस यूएसए से करे? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उस केस में क्योंकि वो रहे इंडिया में रहा है तो माना यह जाएगा कि वो इंडिया में ही बिजनेस कर रहा है। भाई देखो ऐसा हो सकता है कस्टमर कुछ यूएसए के हैं जो वेबसाइट से चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन वेबसाइट तो इंडिया में ही है ना, वो बंदे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो इंडिया, बिजनेस रन तो इंडिया से ही हो रहा है ना। हाँ वेबसाइट पे यूएसए का कस्टमर आ रहा है और परचेजिंग कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन बिजनेस कहाँ है ये कहाँ माना जाएगा, वो तो इंडिया में ही माना जाएगा ना। सिर्फ कस्टमर का बाहर होना, वेबसाइट के थ्रू शॉपिंग करना, ये थोड़ी है कि वो बिजनेस इंडिया इंडिया में नहीं है, बिजनेस तो इंडिया में ही है ना। यूएसए का कस्टमर वेबसाइट वेबसाइट के थ्रू परचेजिंग कर रहा है तो कस्टमर है वहां पर, बिजनेस कहां पर है, बिजनेस तो इंडिया में है ना। ठीक है, मिट्टी नहीं नमक खाते। हाँ सौ
ओके ओके, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है शायद, थोड़ा सा कैमरा वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। तो फिर देखो, जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जो सिटीजन होते हैं, जरूरी नहीं है सिटीजन जो होगा वो ही टैक्स पे करेगा। अरे नहीं भाई नहीं, सिटीजनशिप हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाती है। हमारे लिए क्या रेलेवेंट है? हमारे लिए रेजिडेंसी इंपॉर्टेंट है। तो जो रेजिडेंट होगा वो टैक्स पे करेगा, जो सिटीजन है ऐसा जरूरी नहीं है वो टैक्स पे करे। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या होता है रेजिडेंट और सिटीजन में, वो हम जान लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि भाई रेजिडेंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर हम कहेंगे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेजिडेंसी। हमारे लिए सिटीजनशिप जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रेजिडेंसी इंपॉर्टेंट है। तो भले ही आप सिटीजन हो किसी भी कंट्री के, फर्क नहीं पड़ता। अरे टैक्स आप कौन सी कंट्री में दोगे? जहां के आप रेजिडेंट हो, जहां पर आप रह रहे हो, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो। सारे के बिजनेस इंडिया में और एक बिजनेस यूएसए में है, देन और ओनर सेम है। देन अरण्य एक बात बता दो, अगर कोई बंदा इंडिया में रह के बिजनेस अपना यूएसए का संभाल रहा है तो वो कैसे संभाल रहा है यूएसए वाला बिजनेस? कुछ घपला है ना इसमें। अगर आपका यूएसए में देखो, यूएसए में कस्टमर तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता आपका इंडिया में बिजनेस है यूएसए में बिजनेस है। अगर यूएसए में बिजनेस है तो फिर वो बहुत छोटे लेवल पे है, तभी आप वहां जा नहीं रहे। तो जो आप जिस जगह हो, आप जिस जगह सिचुएटेड हो, हम उस जगह आपको रेजिडेंट मानेंगे, दो जगह आपको रेजिडेंट नहीं मानेंगे, इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे आपको। यस, ठीक है, ओके। सो डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप। सिटीजन कौन होता है? सिटीजन वो होता है जो बाय बर्थ किसी कंट्री में जन्म लेता है, उसे बोलते हैं सिटीजनशिप। और एक और होता है बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब अगर आप इंडियन हो, ठीक है, और सपोज मैंने शादी कर ली एक रशियन लड़की से, ठीक है, तो मेरे को रशिया की सिटीजनशिप सिटीजनशिप मिल जाएगी। मैंने शादी कर ली किसी यूएसए की लड़की से, तो मुझको ना यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाएगी, जिसको बोला जाता है ग्रीन कार्ड। ठीक है, तो या तो आप बाय बर्थ किसी जगह के रेजिडेंट हो, बाय बर्थ आप किसी जगह के रेजिडेंट हो, या फिर आप बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब आपने जन्म तो नहीं लिया उस कंट्री में, लेकिन आपने वो प्रोसीजर किया जो उस जगह की सिटीजनशिप लेने के लिए जरूरी है, और तब आप सिटीजन बन गए उस वाली जगह के। तो उसे कहते हैं बाय प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन यू बिकम अ सिटीजन, और बाय बर्थ यू बिकम अ सिटीजन। ठीक है, सिटीजन को क्या राइट मिलता है? पासपोर्ट होल्ड करने का राइट मिलता है। वो उस कंट्री में कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट, मतलब उसे हमेशा वीजा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं हूं इंडियन हूं, ठीक है, मुझे इंडिया में आने के लिए ना कभी वीजा नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, कभी यहां से जाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट है। लेकिन अगर यूएसए का बंदा इंडिया आ रहा होगा ना, तो उसे वीजा चाहिए। वो अप्लाई करेगा इंडियन गवर्नमेंट को, मैं इंडिया आना चाहता हूँ, क्या पर्पस है? ये पर्पस है भाई, इस तरह से आपको वीजा मिलता है। सर क्या एक साथ दो सिटीजनशिप नहीं मिल सकते क्या? हाँ दर्शिनी, एक साथ दो सिटीजनशिप बिल्कुल मिल सकते हैं, दो कंट्री के आप सिटीजन हो सकते हो एक टाइम पे, वो चीज हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि सिटीजनशिप ना इररेलेवेंट है, बेकार की चीज है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के बेसिस पे आप टैक्सेबिलिटी नहीं असरटेन कर सकते। टैक्सेबिलिटी असरटेन होती है रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे। ठीक है सर, सो नो एंट्री ऑन, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री एंड एग्जिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती सिटीजन के लिए। वोटिंग पावर मिलती है सिटीजन को, और सेम रहता है फॉर ऑल द इयर्स। तो सिटीजनशिप यूजुअली ऐसा नहीं होता कि एक साल के लिए दूसरी हो, अगले साल के लिए दूसरी हो, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहती है फॉर ऑल द इयर्स। एंड जैसा कि दर्शन ने बोला, एक साल दो कंट्री, एक साथ दो कंट्री की भी सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन सर हमारे लिए सिटीजनशिप है इररेलेवेंट, हमारे लिए ये सब चीजें हैं इररेलेवेंट, क्योंकि टैक्सेबिलिटी के लिए मुझे सिटीजनशिप नहीं देखनी पड़ती, मुझे रेजिडेंसी देखनी पड़ती है। आप रेजिडेंट कहां के हो, कहां रह रहे हो भाई, रह कहां रहे हो ये बता दो। क्योंकि जहां रह रहे हो, मैं ये मानता हूं कि इनकम भी वहीं अर्न कर रहे हो, ठीक है। तो यूएसए में जरूर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, क्योंकि आप वहां नहीं रह रहे, आप इंडिया में रह रहे हो, तो आपको मैं इंडिया का रेजिडेंट मानूंगा। तो आप रह कहां रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे है पूरा टैक्स कॉन्सेप्ट। यस एब्सोल्युटली दर्शिनी, दर्शिनी ने बिल्कुल सही बात बोली। रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे पूरा टैक्स चलता है। टैक्स कौन पे करेगा? रेजिडेंट पे करेगा इंडिया में, जो बंदा रेजिडेंट है। जो रेजिडेंट नहीं है वो नहीं टैक्स पे करेगा, या बहुत कम टैक्स पे करेगा। ठीक है सर। अच्छा, रेजिडेंसी पीरियड ऑफ स्टे, कंट्रोल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि आप किसी कंट्री के रेजिडेंट हो या नहीं हो। आपने कितने दिन बताए इंडिया में, ये बताओ, उसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि आप रेजिडेंट हो या नहीं हो। आपकी कंपनी कंट्रोल कहां से हो रही है, आपकी कंपनी मैनेज कहां से हो रही है, आपकी एचयूएफ मैनेज कहां से हो रही है, ये चीज बताएगा रेजिडेंशियल स्टेटस। पासपोर्ट नहीं मिलता भाई, जो रेजिडेंट होते हैं उनको पासपोर्ट नहीं मिलता। पासपोर्ट हमेशा सिटीजन्स को मिलता है, रेजिडेंट्स को पासपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है सर। वोटिंग राइट नहीं होती रेजिडेंट्स के पास, रेजिडेंट्स के पास वोटिंग राइट नहीं होती, वोट नहीं कर सकते रेजिडेंट। ठीक है,
एंड इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग सालों के लिए अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है इस साल मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस है कि मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ, ऐसा हो सकता है अगले साल क्योंकि मैं यूएसए में ज्यादा रुक गया तो मैं वहां का रेजिडेंट बन जाऊं। तो ये चेंज हो सकता है हर साल, जबकि सिटीजनशिप जनरली सेम रहती है सारे सालों के लिए। लेकिन हमारे लिए बता दो जरा, चैट बॉक्स में बता दो, सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट है या रेजिडेंशियल स्टेटस? हमारे टैक्स पर पर्सपेक्टिव से हमको टैक्स लगाने के लिए सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट होती है या रेजिडेंशियल स्टेटस? जरा चैट बॉक्स में बता दो। सर मैंने अभी जून में एग्जाम में को टैक्स में ज्यादातर चीजें आता थी बट एग्जाम में अच्छा नहीं ऋषभ, तुम्हें दोबारा क्लास बाय करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग क्लासें हैं ना, या फिर क्लासें तो छोड़ो, तुम्हारे जो नोट्स बने हुए हैं ना, तुम अगर उन्हीं को रिवाइज करोगे, उन्हीं से पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। क्लासेस दोबारा मत लो, क्योंकि एक बार तुमने क्लासेस ले ली हैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए हैं तुमको, ठीक है? अब सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ प्रिपेयर करो तो बेस्ट रहेगा, क्लासेस दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त बच्चे हैं। अरे तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो, तुम कोई सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट अवेट नहीं कर रहे, तुमने ऑलरेडी सीएमए फाउंडेशन क्लियर कर लिया है और तुम सब सीएमए इंटरमीडिएट डायरेक्ट टैक्स को एक बार पढ़ भी चुके हो, तभी तो आंसर इतना फटाफट फटाफट सही से दे देते हो। सबने सही आंसर दिया, परफेक्ट, यू आर वेरी राइट गाइज। रेजिडेंशियल स्टेटस इज द डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया एंड नॉट द citizenship. Citizenship is irrelevant. Residential status is the determining criteria. Perfect guys, perfect answer. तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल्स क्या हैं, कैसे डिसाइड होता है कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट बनेगा, कि एक इंडिविजुअल एक कंट्री का रेजिडेंट है, वो कैसे डिसाइड होता है। आओ आज की क्लास में शुरू करते हैं आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सिलेबस, सेक्शन 61A। सेक्शन 61A, और घबराना मत, ये वाले चार्ट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, ठीक है? तो अभी आप कॉपी ना भी करो तो चलेगा, जब वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा तब उनको आप अपने रजिस्टर में फेयर करके अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग में अच्छे अच्छे कलरफुल पेन्स के साथ जरूर ड्रॉ करना अपने रजिस्टर में, ठीक है? सर आप पढ़ते ही इतना अच्छा हो, बच्चों को तो आएगा। वाह, दर्शनी मक्खन लगा रही है, पता नहीं क्यों दर्शनी मक्खन लगा रही है। ओके चलो, सो गाइज लेट्स स्टार्ट द क्राइटेरिया हाउ टू डिटरमाइन कोई बंदा कितने दिन इंडिया में रहे कि वो रेजिडेंट बन जाए इंडिया का। कैसे डिटरमाइन करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में होने का एक इंडिविजुअल का? आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेजिडेंसी ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की रेजिडेंसी कैसे डिसाइड होती है? चाहे वो कहीं का भी सिटीजन हो, पूरे वर्ल्ड में चाहे वो कहीं का भी सिटीजन हो, बट अगर इंडिया में वो कुछ दिन रह गया, पीरियड ऑफ स्टे इज द रेलेवेंट क्राइटेरिया, अगर वो कुछ दिन इंडिया में रह गया तो हम उसे रेजिडेंट बोल देंगे इंडिया का, और फिर उसकी इनकम को हम इंडिया में टैक्स कर लेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन हो, यूएसए का सिटीजन हो, वो नेदरलैंड्स का सिटीजन हो, वो किसी भी कंट्री का सिटीजन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये फर्क पड़ता है अगर वो इंडिया में रह गया, भाई कुछ समय के लिए अगर वो इंडिया में रह गया, अगर वो इंडिया में रह गया कुछ समय के लिए, वो बन जाएगा इंडिया का रेजिडेंट और इंडियन गवर्नमेंट के पास राइट आ जाएगा उस पर्सन को टैक्स करने का। मुझे ये बात पता है। तो सर आखिर वो कितने दिन है कि वो इंडिया में रहे तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है? गाइज, as per section 61A, which is the first base rule, this is the first base rule, section 61A is the first rule of determining the residency. ये रूल कहता है 182 दिन या उससे ज्यादा, मोर देन इक्वल टू, देखना साइन क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है मोर देन इक्वल टू। अगर एक पर्सन 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रह गया आउट ऑफ 365 डेज, जो पूरे सारे साल में होते हैं ना डेज, अगर कोई पर्सन 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रह गया तो वो वाला पर्सन बन गया इंडिया का रेजिडेंट। और अगर वो बन गया इंडिया का रेजिडेंट तो फिर भाई इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेने का अधिकार रख लेगी। तो 182 दिन कहा गया, 182 दिन कैसे आया? 182 दिन आया भाई 6 महीने से थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, 6 महीना हो गया, 6 महीने से थोड़ा सा एक्सेस ले लिया। वैसे भी अगर आप 6 महीने कैलकुलेट करोगे ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो इसमें क्योंकि 31 के डेज हो जाएंगे, मई 31 का डे, फिर जुलाई 31 का डे है, अगस्त 31 का डे है, सितंबर नहीं है, तो ये सब मिला के भी आपका 182 डेज या उससे ज्यादा बन जाएगा। तो ऑलमोस्ट लॉ ने कहा भाई अगर तुम आधे साल से ज्यादा इंडिया में रह रहे हो, अगर तुम आधे साल से ज्यादा इंडिया में रह रहे हो, मतलब तुम इंडिया के रेजिडेंट हो, मतलब तुम काम इंडिया से कर रहे हो, मतलब तुम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का यूज कर रहे हो, सोर्सेज इंडिया का यूज कर रहे हो, सारा मैन पावर इंडिया का यूज कर रहे हो, रॉ मटेरियल इंडिया का यूज कर रहे हो, पक्का तुम इंडिया के रेजिडेंट हो। फर्क नहीं पड़ता तुम सिटीजन कहां के हो, फर्क नहीं पड़ता तुम सिटीजन कहां के हो। तो कहता है मोर देन 182 डेज यू आर अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया।
Less than 182 days, you are a non-resident of India. More than 182 days, you are a resident of India. Less than 182 days, you are a non-resident of India. First base rule. टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल दर्शिनी, बिल्कुल सही जवाब, टैक्स देना पड़ेगा। व्हाट्सएप की लिंक शेयर कर दीजिए। चेतन, व्हाट्सएप की लिंक ना आप जो मोबाइल नंबर है, देखो ये वाला मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप डाल दो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है व्हाट्सएप का नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे आ जाओ और आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, और आप आराम से उस ग्रुप में ऐड हो जाओ। चलो भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ जी हाँ सर, यहां तक की बात समझ में आ गई। 182 दिन का सर हमारे पास टाइम है। 182 दिन में अगर हम लोग इंडिया में 182 दिन से ज्यादा अगर हम लोग इंडिया में रह गए तो सर हम बन जाएंगे इंडिया के रेजिडेंट, और अगर हम बन गए इंडिया के रेजिडेंट तो फिर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में। ठीक है, ये था फर्स्ट बेस रूल, ये था फर्स्ट बेस रूल ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, चलो ठीक है सर, आओ एक बार बुक में आ जाते हैं और एक बार ना बुक में भी पढ़ के देख लेते हैं कि हमारे बुक के अंदर किस तरह से ये वाला चीज दी हुई है। ठीक है भाई, आई होप ये पीडीएफ आप लोगों के पास है, क्योंकि ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है और मैंने फ्राइडे सैटरडे को ही डाल दिया था, मैंने एडवांस में डाल दिया था ताकि आप इसका प्रिंट आउट ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले वही सिटीजन और रेजिडेंट के बीच में डिफरेंस हमने देखा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, टाइप ऑफ पर्सन, कौन कौन सा पर्सन है और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है रेजिडेंसी के। तो जैसे इंडिविजुअल होगा तो स्टे इन इंडिया, कितने दिन वो इंडिया में रहा, उसके हिसाब से पता लगेगा वो रेजिडेंट है या नहीं। अगर वो एचयूएफ फर्म या एओपी है, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो इनका स्टे मैटर नहीं करता, इनका कंट्रोल मैनेजमेंट, कहां से कंट्रोल हो रहे हैं ये, जो लोग इन्हें कंट्रोल करते हैं वो कहाँ है, उससे डिटरमाइन होता है। कंपनी कहाँ कंट्रोल हो रही है, वो कंपनी वहां से डिटरमाइन होता है। और बाकी सब पर्सन कंट्रोल मैनेजमेंट के कि उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, क्योंकि भाई हमको अल्टीमेटली कंपनी को भी तो टैक्स करना है, हमको एओपी बीओआई को भी तो टैक्स करना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई कंपनी अपने पैर निकाल ले, चार पैर कंपनी के आ जाए नीचे और वो ऐसे खड़ी हो जाए कंपनी, और वो ऐसे ऐसे चलने लगे चलने लगे चलने लगे चलने लगे चलने लगे और वो यूएस से पहुंच जाए चलते चलते। या फिर एक कंपनी ने, कभी आपने किसी कंपनी को एयर टिकट बुक कराते हुए देखा है कि भाई पूरी पूरी कंपनी एयरप्लेन में बैठ के यूएस से जा रही है ट्रैवल करने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो हम कंपनी के केस में ये देखते हैं कि आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां है। जहां भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होगा उस कंट्री का, मतलब जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे होंगे, जहां पर उस कंपनी की कार्रवाई हो रही होगी, इंपॉर्टेंट चीजों की कार्रवाई हो रही होगी, भाई वहां पर हम लोग कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस मानेंगे। तो कंपनी के केस में क्राइटेरिया क्या होगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। एचयूएफ के केस में कंट्रोल मैनेजमेंट। हाँ, इंडिविजुअल के केस में वो कहां रहता है ये मायने रखेगा। ठीक है, वो कहां रहता है और कितने दिन रहता है, ये चीज मायने रखेगी इंडिविजुअल के केस में। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? यस, सो टाइप ऑफ पर्सन, रेजिडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल की रेजिडेंसी कैसे डिटरमाइन होती है? इफ अ पर्सन इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, अगर एक पर्सन 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में है तो हम उसे रेजिडेंट कहते हैं, अदरवाइज हम उसे नॉन रेजिडेंट कहते हैं। यह है हमारा डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया इन केस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंसी कैसे डिटरमाइन होगी? 182 दिन, 182 दिन से ज्यादा तो वो रेजिडेंट बनेगा, 182 से कम तो वो नॉन रेजिडेंट बनेगा। चलो, आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले भाई तुम्हारे देख लो एक बार, नोट्स तुम्हारे पास है ना? जरा चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो, नोट्स है ना? सर एज अ टूरिस्ट अगर रेजिडेंट है तो मतलब 150 दिन बिजनेस पर्पस स्टे करे इंडिया में और बाकी दिन एज अ टूरिस्ट रहे। देखो अरण्या, मैं तुम्हें एक बड़ी क्लियर सी बात बता दूं, अरण्या तुमने ना दो चीजों को मिक्स किया कि वो बिजनेस भी कर रहा है और वो रेजिडेंट भी है। ठीक है, तुमने दो चीजों को यहां पर मिक्स कर दिया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, जब भी कोई पर्सन इंडिया आ रहा होता है तो वीजा लेके आता है, और वीजा वो सिर्फ एक ही चीज का ला सकता है, या तो टूरिस्ट वीजा ला सकता है या बिजनेस वीजा ला सकता है। कायदे से कहें तो अगर वो टूरिस्ट वीजा लेके इंडिया आया हुआ है तो वो बिजनेस नहीं कर सकता, इलीगल है, इलीगल है। और अगर वो बिजनेस वीजा लेके आया है इंडिया तो फिर भाई वो हम अज्यूम करेंगे कि वो बिजनेस करने आया है। हाँ, अपने खाली समय में सैटरडे संडे में वो घूमने चला गया, आगरा निकल गया, आगरा में उसने ताजमहल देख लिया, ठीक है, और दिल्ली की और आसपास की जगह देखी, वो बात अलग है। लेकिन हम उसे क्या मानेंगे? वो बिजनेस पर्पस के लिए आया है इंडिया में, वो टूरिस्ट पर्पस के लिए नहीं आया इंडिया में। खैर, चाहे वो कुछ भी करने आया हो इंडिया में, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए आया हो, चाहे टूरिस्ट बन के आया हो, चाहे कुछ भी करने आया हो, अगर वो 182 दिन से ज्यादा रह गया ना इंडिया में
हम एज्यूम कर लेंगे कि वो इंडिया का रेजिडेंट है और उसे इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा उसकी इनकम पे। अब तुम ये कह सकते हो सर एकदम लैविश टाइप का आदमी है, अमीर आदमी है, वो इंडिया में वेकेशन मनाने आया 6 महीने के लिए, कोई बिजनेस नहीं कर रहा, कोई इनकम नहीं अर्न कर रहा, लेकिन आ गया अगर वो 182 दिन के ऊपर, तो भाई कोई रियायत नहीं, मैं उससे फुल टैक्स रिकवर करूंगा उसकी इनकम पे। वो रेजिडेंट बन गया इंडिया का, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या कर रहा है वो इंडिया में आके। अगर वो इंडिया में आके आ गया और 182 दिन रह गया, वो इंडिया का रेजिडेंट बन गया, पीरियड, फुल स्टॉप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या करे, यहाँ के बिजनेस करे या टूरिस्ट बन जाए, कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात। ठीक है सर, बात समझ में आई? यस यस, ओके। न्यू सिलेबस, अरे कोई बात नहीं, आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा न्यू सिलेबस का, टेंशन नहीं। इनकम तो छोड़ो, बेचारे को पेनल्टी देना पड़ जाएगा, बिल्कुल पेनल्टी देना पड़ जाएगा। मुस्कान, इंडिया में तो इनकम नहीं है, लेकिन कहीं तो बाहर इनकम होगी ना कहीं तो इनकम होगी ना, वो टैक्स हो जाएगी इंडिया में। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो भाई, अब हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है, आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ है जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर्ड है, उसके अंदर आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सैम केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021। तो भाई सैम इंडिया में आया, कौन से ईयर में आया? प्रीवियस ईयर 2021 में इंडिया में आया। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ही स्टेड इन इंडिया फॉर 50 डेज, वो 50 दिन के लिए इंडिया में रहा। 183 डेज, वो 183 डेज के लिए इंडिया में रहा। 153 डेज, वो 153 दिन इंडिया में रहा। आगे कहता है डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको डिटरमाइन करना है फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। अब देखना भाई, कंफ्यूज मत हो जाना, असेसमेंट ईयर 21-22 और प्रीवियस ईयर 2021 एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। प्रीवियस ईयर 2021 को ही असेसमेंट ईयर 21-22 बोला जाता है, एक ही बात होती है। हाँ सर बिल्कुल, बात समझ में आ गई। चलो आ जाओ, हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। आज स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। रजिस्टर खोल लो भाई अपने, सब रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सैम। मिस्टर सैम का रेजिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है कि ये रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, क्या हैं, दोनों में से आपको ये चीज बतानी है। ठीक है सर, ये मैंने करा अंडरलाइन। ठीक है, सबसे पहले है भाई केस 1, ही स्टेड इन इंडिया। रजिस्टर में नोट डाउन करना है भाई ये सारी चीजें। ही स्टेड इन इंडिया फॉर 50 डेज, वो 50 दिन के लिए इंडिया में रहा। ही स्टेड इन इंडिया फॉर 50 डेज, वो 50 दिन के लिए इंडिया में रहा। तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, आपको ये चीज बतानी है। ही स्टेड इन इंडिया फॉर 50 डेज। ठीक है, चैट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स में बता दो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, चैट बॉक्स में बता दो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। इस चार्ट को ध्यान रखना, इस चार्ट को ध्यान रखना, जो चार्ट अभी अभी मैंने आपको दिखाया है। तो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, कैसे पता लगेगा सर? अगर 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है तो रेजिडेंट बन जाएगा, 182 डेज से कम इंडिया में है तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो बता दो जरा क्या है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीवन सेइंग नॉन रेजिडेंट, वेरी गुड, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट आंसर, वेरी गुड, ऑल राइट। ठीक है, चलो आंसर लिखते हैं। As per section 61A of the Income Tax Act 1961, a person who
stays in India for less than 182 days is a non-resident. Is a non-resident. In the instant case, Mr. Sam was in India for 50 days only. For 50 days only. That is less than 182 days. और थर्ड पैराग्राफ होगा therefore Mr. Sam doesn't fulfill the condition of section 61A. Hence, he is a non-resident. Hence, he is a non-resident. Hence, he is a non-resident. तो भाई बात सुनना एक, हाँ ठीक है, आंसर तो तुमने दे दिया, प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है ना, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रेजेंटेशन में एक चीज ध्यान रखना, आपके हर एक आंसर को ना 3 पार्ट्स में लिखा करो, 3 पार्ट्स, ठीक है। पार्ट नंबर 1 जिसमें आप सेक्शन के बारे में बताओगे कि सेक्शन क्या कहता है, ये है हमारा पार्ट 1 जिसमें मैंने सेक्शन के बारे में बताया कि सेक्शन क्या कहता है, ठीक है। पार्ट 2 जिसमें हम अपने जो करंट केस है उसको एनालाइज करेंगे, हमारे फैक्ट जो है ना करंट केस के, हम उनको एनालाइज करेंगे, तो ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 को मैं एक डिफरेंट कलर से डिनोट कर देता हूं, ग्रीन कलर, ठीक है। और फिर है पार्ट 3। पार्ट 3 में ना हमें अपना कंक्लूजन लिखना पड़ता है, पार्ट 3 में हमें अपना कंक्लूजन लिखना पड़ता है, तो ये है मेरा कंक्लूजन, ठीक है। तो आपका हर एक जो आंसर होगा ना वो ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, आपको तीनों पार्ट्स अलग अलग लिखने हैं एग्जाम में। अगर मान लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो आपको तीनों पार्ट अलग अलग लिखने हैं ऐसे, और तीनों पार्ट में आपको अपना आंसर मतलब प्रॉपर्ली लिखना है। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस और राइट आंसर तो देना है, उसके अलावा प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह आपको तीनों पार्ट्स लिखने हैं, ठीक है सर। चलो, जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 कर लिया है वो अब पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। केस 2 स्टार्ट करो, और वही भाई इसी तरह तीनों के तीनों ना तुमको इसी तरह बनाने हैं जैसे तीनों पैराग्राफ यहां पर हैं। तो एक बार इंडिपेंडेंटली बना के देखो तीनों, ठीक है। मेरे पास एक सुविधा है, मैं अपने ना पार्ट 1 को ही पार्ट 2 बना लेता हूं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ऐसे हो सकता है कि मैंने अपने पार्ट 1 को ही ना पार्ट 2 बना दिया। देखो जरा, जादू 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 जादू। तो भाई मैंने अपने पार्ट 1 को, केस 1 को ही केस 2 का भी आंसर बना लिया। अब मैं केस 1 से अपना केस 2 बना दूंगा, यहां पर सारे चेंजेस कर दूंगा, जो केस 2 में चेंजेस करने हैं ना वो मैं कर दूंगा। ये केस 2 है मेरा, ठीक है सर। दर्शनी करिए, सेक्शन कौन सा आएगा? 61 का ए ही रहेगा क्या? हाँ हाँ, ए रहेगा बिल्कुल, सेकंड केस में भी ए ही रहेगा, ठीक है। ही स्टेड इन इंडिया, दूसरा पार्ट क्या है? फॉर 50 डेज नहीं, 50 डेज नहीं, 183 डेज, 183 days. As per Section 61A of the Income Tax Act 1961, a person who stays in India for less than 182 days, अब इधर आ जाएगा, for more than 182 days is a resident, ठीक है। ये छोटा सा चेंज आएगा, is a resident, पूरा लिख दो resident, is a resident. In the instant case, Mr. Sam was in India for 183 days. Was in India for 183 days. मिस्टर सैम इंडिया में है 183 डेज के लिए, ठीक है। हाँ, श्रद्धा कह रही है यू आर अ मैजिशियन।
183 डेज के लिए वो है दैट इज मोर देन 182 डेज। 182 डेज से ज्यादा है सैम इंडिया में, मोर देन 182 days. Therefore, Mr. Sam fulfills the condition of section 6(1)(a). Hence, he is a resident. Mr. Sam resident बन गए। देखो मैंने अपने पार्ट 1 को ही पार्ट 2 बना लिया, बस मैंने उसमें चेंजेस कर दिए कुछ छोटे मोटे। लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मत कहना सर हमें भी ये वाली पावर दे दो। सर हम भी ना एग्जाम में ऐसे ही करना चाहते हैं, पूरा पार्ट कॉपी पेस्ट करें और दूसरा पार्ट बन जाए। बस सर हमें भी कुछ ऐसा ही आप हमको ऑनलाइन का वो बता दो। कैसे सर ऑनलाइन में हम ये कर सकते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें पूरा दोबारा लिखना है, ठीक है? तुम्हें पूरा दोबारा लिखना है, बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं अपनाना, शॉर्टकट नहीं अपनाना। आपके रजिस्टर में मैं चेक करूंगा आपके आंसर्स, पूरा पार्ट आपको दोबारा लिखना है। ठीक है सर, लिख लेंगे। चलो आ जाओ लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, he stays for 153 days। देखना जरा पार्ट 3 में क्या है। he stays for how many days? 153 है ना? yes, 153 days। कितने दिन रहा है वो? 153 डेज इंडिया में रहा है। ठीक है, ओके सर। ही स्टेज फॉर 153 डेज। वो इंडिया में कितने दिन रहा? वो रहा 153 डेज के लिए इंडिया में। सो यहां पर लिखो, एज पर सेक्शन 6(1)(a), if a person stays in India for less than 182 days, he becomes a non-resident subject to provisions of section 6(1)(c)। ठीक है, अब देखो आप क्या बात लिख रहे हो, एक आप इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हो भाई यहां पर कि अगर आप 153 डेज इंडिया में रहे हो, 153 डेज 182 से तो कम है ना? 153 डेज 182 से तो कम है ना? अगर आप 153 डेज इंडिया में रह रहे हो तो भाई आप पक्का नॉन रेजिडेंट बन जाते हो। लेकिन उस केस में आपको कुछ एडिशनल कंडीशंस भी देखनी पड़ती हैं, वो है 6(1)(c) की एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, शुभम क्या पूछा है? सर अगर कोई इंडिया में 182 दिन है तो वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? अरे रेजिडेंट, क्योंकि देखो ना चार्ट में क्या लिखा है, चार्ट में देखो ना क्या लिखा है, चार्ट में आओ वापस, चार्ट में ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है इक्वल टू और मोर देन। चार्ट में देखो क्या लिखा है, इक्वल टू और मोर देन। तो अगर वो एग्जैक्ट 182 डेज है तो वो रेजिडेंट बनता है हमेशा, रेजिडेंट। ठीक है सर, ठीक है, ओके। तो अगर कोई बंदा 182 डेज से कम है इंडिया में तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6(1)(c)। तो भाई सेक्शन 6(1)(c) एक एडिशनल सेक्शन है जिसके कुछ कंडीशंस और हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। तो चलो इस आंसर को कंप्लीट करने से पहले हम लोग वापस अपने चार्ट में आ जाते हैं और 6(1)(c) सेक्शन 6(1)(c) हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 6(1)(c) क्या कहता है। ठीक है सर, तो भाई 6(1)(a) बड़ी सीधी सी बात करता है। 6(1)(a) कहता है अगर आप 182 दिन से कम है इंडिया में तो आप नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे, अगर आप 182 दिन से ज्यादा है इंडिया में तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे। ये कहता है सेक्शन 6(1)(a). अब दोस्तों इंडियंस होते हैं जुगाड़ू एकदम, वो जुगाड़ लगाते हैं। लोगों ने 6(1)(a) का तोड़ निकाल लिया, लोगों ने 6(1)(a) का
एक लूप होल निकाल लिया जिसको एक्सप्लॉइट करके 618 को मिसयूज करना शुरू कर दिया लोगों ने। कुछ टैक्स के चोरों ने, कुछ बेईमान मक्कार लोगों ने 618 का तोड़ निकाल लिया। 618 का उन्होंने एक एक्सेप्शन निकाल लिया। 618 का उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया 618 को तोड़ने का। सर क्या था वो रास्ता? आओ देखते हैं क्या था वो रास्ता सेक्शन 618 को तोड़ने का। अब भाई मैं एक इंडिविजुअल हूं और मेरी जो अर्निंग है वो है 50,000 रुपीज पर मंथ। मतलब मैं साल का कितना कमाता हूं? मैं साल का कमाता हूं 6 लाख रुपए। मैं आज से पहले कभी इंडिया से बाहर नहीं गया। मैं कभी इंडिया से बाहर नहीं गया। गया भी होऊंगा तो मैं बस वेकेशन मना के वापस आ गया। मैंने कभी कोई बिजनेस इंडिया से बाहर नहीं किया। मैं कभी इंडिया से बाहर रहा नहीं। मैं 100% इंडिया का सिटीजन हूं। मैं 100% इंडिया का रेजिडेंट हूं। 100% मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं। 6 लाख रुपए मेरी सैलरी है। 6 लाख पे 30%, 1,80,000 रुपए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर साल टैक्स के रूप में भुगतान करता हूं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 1,80,000 रुपए मैं साल में इंडियन गवर्नमेंट को भुगतान करता हूं। अब भाई एक बड़ा विचित्र साल आया मेरे जीवन में। वो साल था प्रीवियस ईयर 2022-23। इस साल में ना जुलाई 2022 को मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज हुई। एक ना मेरा पुश्तैनी घर था जो डिस्प्यूट में पड़ा हुआ था। मेरी फैमिली में डिस्प्यूट था उस पुश्तैनी घर को लेके, और वो घर एकदम करोड़ों का घर था, बहुत महंगा घर था। पुश्तैनी डिस्प्यूट था, सब ब्रदर्स, मेरे फादर के ब्रदर्स के बीच में सब डिस्प्यूट था। तो आज तक वो घर कभी मतलब सॉर्ट आउट नहीं हुआ उसका जो डिस्प्यूट था। तो वो जब सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो फिर भाई वो बिकने का सवाल नहीं उठता। लेकिन एक बड़ी कमाल की चीज हुई, जुलाई 2022 में वो घर बिक गया। डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, वो घर बिक गया। मुझे मेरा शेयर ऑफ इनकम मिल गया। मेरा शेयर ऑफ इनकम था 10 करोड़ रुपीज। तो वो इतना बड़ा घर था कि वो उसको सेल करने से बहुत सारे पैसे आए। उस बहुत सारे पैसे में से जो मेरी इनकम थी, वो थी 10 करोड़ रुपीज। अब जैसे जुलाई 2023 में 10 करोड़ रुपीज आए, ऑब्वियसली जब घर बिक रहा होगा तो उसकी तैयारी तो भाई पहले से चल रही होगी ना। तो अप्रैल मई से उसकी तैयारी चल रही होगी। जुलाई में फाइनली वो बिका और मेरे पास कितने रुपए आए? 10 करोड़ रुपए। तो बता दो जरा, अगर 30% का टैक्स रेट है तो इस इनकम में प्रीवियस ईयर 22-23 में कितने रुपए का टैक्स मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है? अमाउंट बता दो। अगर 30% का टैक्स रेट है और मेरी इनकम है 10 करोड़ रुपए, 30% का टैक्स रेट है, मुझे कितना टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है इस ईयर में? मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है टैक्स 3 करोड़ रुपए का। मुझे टैक्स कितना पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? 3 करोड़ रुपए का। यस, मैं करोड़पति बन गया। यस, एकदम अमीर बन गया मैं। पैसा 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 ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, 3 करोड़ रुपए का मुझे टैक्स पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और मैं यूजुअली कितना टैक्स पे करता था हर साल? 1,80,000 रुपए मैं हर साल पे करता था। और 1,80,000 रुपए से इस बार मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा 3 करोड़ प्लस 1,80,000। इतना सारा टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा। अब देखो, आज से पहले, इस ईयर से पहले मैंने कभी भगवान से ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करी, हे भगवान मुझे नॉन रेजिडेंट बना दे, हे भगवान मुझे नॉन रेजिडेंट बना दे, हे भगवान मुझे नॉन रेजिडेंट बना दे, हे भगवान मुझे नॉन रेजिडेंट बना दे। क्योंकि आज से पहले टैक्स लायबिलिटी उतनी ज्यादा थी ही नहीं। लेकिन आज क्योंकि टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो मैं भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुझे नॉन रेजिडेंट बना दो। मुझे रेजिडेंट नहीं बनना, नहीं तो मुझे 30% का टैक्स पे करना पड़ जाएगा। इतना तगड़ा टैक्स, 10 करोड़ रुपए में से 3 करोड़ रुपीज में टैक्स पे कर दूंगा, 7 करोड़ मेरी जेब में आएगा। क्या बचेगा? मैं नहीं टैक्स पे करना चाहता, मैं कुछ भी टैक्स नहीं पे करना चाहता करंट ईयर में। मैं भगवान से ऐसा प्रार्थना कर रहा हूं। क्या तुम लोग अब तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे मुझे कोई सजेशन दे सकते हो कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस ईयर में मेरे को ये टैक्स नहीं पे करना पड़े? क्या तुम लोग मुझे कोई सजेशन दे सकते हो? मुझे सजेशन दो।
मुझे टैक्स नहीं पे करना 3 करोड़ को, मुझे टैक्स नहीं पे करना, 3 करोड़ रुपए का टैक्स नहीं पे करना। मुझे कोई सजेशन दो जिससे मैं टैक्स ना पे करूं, कोई सजेशन दे दो। अभी अभी तुमने, हिंट देता हूं, हिंट हिंट सुनना, क्या हिंट देता हूं, हिंट। अभी अभी तुमने फर्स्ट बेस रूल पढ़ा है जो कहता है 182 दिन से ज्यादा जो बंदा इंडिया में होगा वो रेजिडेंट हो जाएगा, 182 दिन से कम जो होगा वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। इस हिंट के बेसिस पे मुझे बता दो मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को टैक्स ना पे करना पड़े। प्लीज चैट बॉक्स में बता दो। अरे वाह, वाह श्रद्धा पोदार, वेरी गुड। अरण्या वेरी गुड। दर्शिनी वेरी गुड। इंडिया से बाहर, सब मुझे बाहर भगाने में तुले हुए। मैं इतना गंदा पढ़ाता हूँ कि सर हम आपसे पढ़ना नहीं चाहते, आप बाहर भाग जाओ यहाँ से, कहीं चले जाओ आप इंडिया से बाहर। और कोई जवाब? 181 दिन ही रहे इंडिया में। वाह खुशी सैलवी, वेरी गुड, वेरी गुड एनालिसिस खुशी सैलवी का भाई। अनुष्का गुप्ता वेरी गुड, सर से कम रुको, परफेक्ट। मुस्कान परफेक्ट, परफेक्ट। श्रद्धा स्टे इन अदर कंट्री वेयर टैक्सेस निल, यस। सौरभ पंचाल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी ऐसी कंट्री में रहो जहां पर टैक्स का रेट निल है या बहुत ज्यादा कम है, तब भी पढ़ लेंगे, ऑनलाइन ही पढ़ना है। अच्छा अच्छा, तब भी पढ़ लेंगे, दर्शनी कह रही है तब भी पढ़ लेंगे, ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो हम ऑनलाइन भी पढ़ लेंगे सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है भाई, तो भाई आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट। मैं क्या करूंगा, चाल देखना, जिस भी साल में मेरा इनकम ज्यादा होगा मैं उस साल में इंडिया से बाहर रह लूंगा। सर क्या 6 महीने इंडिया से बाहर रहोगे? मैंने कहा मैं तो 7 महीने रहूंगा इंडिया से बाहर। सर इंडिया में से बाहर आपका घर तो है नहीं। अगर आपका घर नहीं है इंडिया के बाहर तो कहां रहोगे? अरे होटल में रह लूंगा, कोई सस्ते से होटल में रह लूंगा, कम से कम 3 करोड़ रुपए तो फिर भी बचेंगे। अगर होटल का मान लो 10-20 लाख रुपए का खर्चा भी आ गया तो भी कुछ पैसा तो बचेगा। होटल में रह लूंगा, इंडिया में घर में रहता हूँ कोई बात नहीं, 6 महीने 7 महीने की बात है, होटल में रह लूंगा, लेकिन इंडिया में नहीं रहूंगा। और जैसे मैं इंडिया में नहीं रहूंगा वैसे ही ये पूरा 10 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट मेरे से टैक्स इस पे रिकवर नहीं कर सकती। और अगर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स रिकवर नहीं कर सकती, मैं बच गया, बल्ले बल्ले हो गई भाई, शावा शावा हो गई, मैं इस पे टैक्स नहीं पे करूंगा। और इमीडिएटली अगले साल, भाई सुनना, भाई सुनना, इमीडिएटली अगले साल प्रीवियस ईयर 2023-24 में मैं वापस इंडिया आ जाऊंगा, वो नॉर्मल तरीके से 6 लाख रुपए की इनकम करने लगूंगा और उस पर 1,80,000 रुपए का टैक्स पे करने लगूंगा। बताओ मेरा षड्यंत्र समझ में आया, यस या नो? मेरा षड्यंत्र समझ में आया, यस या नो? अपना 3 करोड़ रुपए का टैक्स बचाने का मेरा षड्यंत्र समझ में आया, यस या नो? चैट बॉक्स में लिख दो। और वापस आके मैं वापस 1,80,000 रुपए का टैक्स पे करने लगूंगा। चैट बॉक्स में लिख दो मेरा षड्यंत्र समझ में आया, यस या नो? लिख दो जरा चैट बॉक्स में, यस या नो? मेरी चालाकी समझ में आई, चालाकी? सब कह रहे हैं यस 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 यस। पर सर दूसरी कंट्री में टैक्स लगेगा। हाँ खुशी, दूसरी कंट्री में लगेगा, मगर मैं जानबूझ के ऐसी कंट्री में जाऊंगा जहां टैक्स रेट बहुत 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 कम हो और 30% ना हो। अरे भाई 5%, 6%, 10%, जितना बचा पाऊंगा बचा लूंगा ना, थोड़ा कम हो, इसलिए मैं दूसरी कंट्री में जाऊंगा। ठीक है, लगेगा, कम रेट पे लगेगा। यस 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 यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इंडिया से बाहर 180 से कम रहे, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। तो यस, ये टैक्स बचाने का बहुत सही तरीका है, मैं टैक्स बचा लूंगा। ठीक है, तो ये है लूप होल 61A में। जो भी पर्सन अगर कोई इनकम अर्न करता था एक साल में बहुत तगड़ी, वो इस तरह 61A को मतलब इसको रिफ्यूट कर देता था, इससे बच जाता था और रेजिडेंसी के रूल से बच जाता था 61A के तहत। इसका जुगाड़ किया गया 61C में, इसका जुगाड़ किया गया 61C में। 61C में ऐसा प्रोविजन डाला गया जिससे 61A का जो लूप होल है वो खत्म हो गया। तो 61A क्या कहता है? 61A कहता है करंट ईयर में आप जितना इंडिया में रहोगे उसके अकॉर्डिंग आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होगा। 61C क्या कहता है? 61C कहता है कि करंट ईयर के साथ साथ आप पिछले के 4 सालों में भी इंडिया में कितने दिन रहे, ये रेलिवेंट होगा जानने के लिए कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। तो भाई आप एक साल में तो गड़बड़ी कर सकते हो, आप एक साल में तो इंडिया से बाहर जाके रह सकते हो, बट क्या ऐसा हो सकता है कि आप 4 साल से इंडिया से बाहर रहो? ये मतलब क्या आपको सपना आ रहा है? क्या आपको किसी ज्योतिष ने बताया कि 2020 में आपके प्रॉपर्टी बिकने वाली है, 2022 में बिकने वाली है, 2017 में आपको पता लग गया इस वाली बात का और आप 2017 से इंडिया से बाहर रहने लगो? ऐसा पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल।
आपकी प्रॉपर्टी बिक रही है और उससे इनकम जनरेट हो रही है अगले 4 सालों में, ये आपको 4 साल पहले नहीं पता लगेगा, तो यहां पर आप लूप होल को कब नहीं कर सकते। क्योंकि इस वाले सेक्शन में 61C में हम लोग दो चीजें देखेंगे। नंबर 1, आप जो हमारा ईयर है उसमें कितने दिन इंडिया में रहे। नंबर 2, आप पिछले के 4 सालों में कितने दिन इंडिया में रहे। हम दोनों चीजें देखेंगे ताकि आप ये षड्यंत्र ना रख पाओ, ताकि आप ये चोरी ना कर पाओ, ताकि आप जानबूझ के इंडिया से बाहर ना भाग जाओ अपना टैक्स बचाने के लिए। को रोक भी सकती है इंडियन गवर्नमेंट कि आपने टैक्स नहीं दिया तो नहीं जा सकते। तो दर्शिनी, वो तो देखो टैक्स देना बनता ही नहीं, तो मैं दूंगा ही क्यों। अगर मैं रेजिडेंट नहीं हूं, अगर लेस देन 182 डेज गवर्नमेंट कह रही है आप नॉन रेजिडेंट बन जाते हो, अगर मैं रेजिडेंट हुई नहीं तो फिर तो मैं टैक्स दूंगा ही नहीं ना, तो बात ही खत्म, टैक्स दूंगा ही नहीं मैं अगर मैं रेजिडेंट हुई नहीं। तो अब देखो सेक्शन 61C कहता है, सेक्शन 61C कहता है आप 182 डेज से कम इंडिया में थे करंट ईयर में, ठीक है, लेकिन 60 डेज से तो ज्यादा थे ना, 60 से तो ज्यादा थे ना। एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो बताना ये जो एंड लगे दो चीजें सेटिस्फाई हुई हैं, ये दाल रोटी है या दाल दाल है। ये दाल रोटी है, ये दाल रोटी है या दाल दाल है। मेरे एग्जाम्पल में, मेरे एग्जाम्पल याद करो, दाल दाल या दाल रोटी, दाल दाल या दाल रोटी, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये दाल दाल है या दाल रोटी हैं। एंड लगा हुआ है ना बीच में। मुस्कान गलत जवाब, दर्शिनी सही जवाब, शुभम सही जवाब, मुस्कान गलत जवाब, श्रद्धा सही जवाब, अरण्य सही जवाब, श्रद्धा सही जवाब, खुशी सही जवाब, वेरी गुड, मनीषा सही जवाब, शुभम सही जवाब। परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। ये है दाल रोटी, मतलब दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, दोनों हमें खानी है। एंड लगा हुआ है बीच में। सो 60 डेज से ज्यादा अगर आप इंडिया में रह गए उस साल में, और पिछले 4 साल में आप 365 दिन से ज्यादा इंडिया में अगर रह गए, तो फिर भाई आप रेजिडेंट बन जाते हो इंडिया के। तो सिर्फ 182 डेज नहीं देखना, सिर्फ 182 डेज नहीं देखना, 182 के अलावा 60 डेज करंट ईयर में और 365 डेज पिछले 4 साल में भी देखने हैं। तो पिछले 4 साल में टोटल मिला के, भाई 4 सालों का टोटल मिला के आप 365 डेज इंडिया में होने चाहिए। तो अगर आप 365 डेज मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो वो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 1460 नंबर ऑफ डेज। उसमें से अगर आप 365 डेज इंडिया में रहते हो तो फिर आप रेजिडेंट बन गए इंडिया के। क्योंकि ऐसा तो हो सकता है कि आपने एक कि आपने 1 साल के लिए घपला कर दिया, ऐसा तो हो सकता है कि आपने 1 साल के लिए घपला कर दिया, 1 साल के लिए आप इंडिया से बाहर चले गए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले 4 साल के लिए आपने घपला कर दिया और पिछले 4 साल के लिए आप इंडिया से बाहर चले गए। तो अगर ये दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिव सेटिस्फाई हो जाती हैं तो भैया आप अगेन क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे रेजिडेंट इंडिया के। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, जैसे 60 डेज से लेस आप इंडिया में हो या फिर पिछले 4 साल में 365 डेज से लेस आप इंडिया में हो, तो फिर आप बन जाओगे नॉन रेजिडेंट। अब बता दो जरा, ये जो केस है, ये केस दाल दाल का है या दाल रोटी का है। ये जो केस है ये दाल दाल का है या दाल रोटी का है, बता दो जरा। No, so this batch is not in English, Sujit and KK. This batch is not in English. English version is available, fully recorded. You can buy the English version, which is available, which is recorded. This particular session is in mixed Hindi and English language. Okay, that's the thing. Perfect, perfect. Dal dal. सब कह रहे हैं दाल दाल. Perfect, perfect. परफेक्ट गाइज, ये एग्जांपल दाल दाल का। मुझे कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो भैया बन जाओगे नॉन रेजिडेंट, तो आप बन जाओगे नॉन रेजिडेंट। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो शाणपति जो लोग करते हैं ना, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं टैक्स को बचाने के लिए, उनके लिए ये वाला सेक्शन लाया गया है। तो भाई हमने क्या लिखा, हमने लिखा भाई 182 डेज से तो कम है, पीरियड ऑफ स्टे 182 डेज से तो कम है, लेकिन ये जो पीरियड ऑफ स्टे है ये 60 डेज से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर लिखो जरा, एज पर सेक्शन 61C both the following conditions should be satisfied to determine the residential status of an individual.
कौन सी दो कंडीशन है? स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 60 days. Stay in India for more than or equal to 60 days in the current previous year. दूसरी कंडीशन है stay in India for more than 365 days in last 4 previous years. Okay, stay in India for more than 365 days in last 4 previous years. Last 4 previous years में इनका जो stay in India था वो more than 365 days होना चाहिए. आओ एनालिसिस करते हैं. इन द इंस्टेंट केस, क्या नाम है पर्सन का हमारे? देख के बता दो जरा. सैम was in India for more than 60 days. Hence, he satisfies condition 1. Hence, he satisfies condition 1. However, he was not in India for 365 days in last 4 previous years. Hence, he does not satisfy condition 2. Hence, he does not satisfy condition 2. तो भाई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी. ठीक है, बता दो सेक्शन 61C के अकॉर्डिंग रेजिडेंट रहेगा या नॉन रेजिडेंट रहेगा? बता दो सेक्शन 61C के अकॉर्डिंग रेजिडेंट रहेगा या नॉन रेजिडेंट रहेगा? भाई देखना, एक कंडीशन फुलफिल कर दी, ये वाली फुलफिल कर दी, ये फुलफिल नहीं करी. एंड के साथ जोड़ा हुआ है, एंड के साथ. तो बता दो ये बंदा रेजिडेंट रहेगा या नॉन रेजिडेंट रहेगा? वाह, सही जवाब, परफेक्ट. वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात. स्टुपेंडो, फैंटाबुलसली फैंटास्टिक. ऊपर, सुपर से भी ऊपर. वाह, क्या बच्चे हैं. सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर. वेरी गुड गाइज, वेरी वेरी गुड. देयरफॉर ही इज अ नॉन रेजिडेंट. तो ये बंदा क्या बन जाएगा? ये बंदा बन जाएगा नॉन रेजिडेंट. कंक्लूजन लिखो. देयरफॉर Mr. Sam is a non-resident. Therefore, Mr. Sam is a non-resident. Mr. Sam क्या बन गए? Mr. Sam बन गए non-resident. ठीक है सर, बात समझ में आई? Mr. Sam क्या बन गए? Mr. Sam बन गए non-resident. Mr. Sam क्या बन गए? Non-resident. आ गई. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करें, इसमें पूरा डिस्क्राइब करके लिखना होगा. दर्शिनी देखो, मार्क्स पे डिपेंड करता है. अगर तो मार्क्स मतलब ज्यादा है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, तो जी हाँ एक्सप्लेन करके पूरा लिखना है, थोड़ा सा डिटेल में लिखना है. अगर मार्क्स है 2 नंबर, 3 नंबर, तो फिर भाई थोड़ा शॉर्टकट करके लिखो, थोड़ा छोटा करके लिखो, डायरेक्ट एक एक लाइन में आंसर खत्म कर दो. तो डिपेंड करता है. मैं थोड़ा सा लंबा लिखवा रहा हूँ ताकि आपको दोनों में सहूलियत हो. ठीक है, कट शॉर्ट करना तो ईजी होता है ना, आपको दोनों में सहूलियत हो इसलिए. ठीक है सर, परफेक्ट. चलो अब स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2. स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2.
इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। भाई कोई डाउट है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में तो पूछो पहले, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में कोई डाउट है तो पूछो, देन वील स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2। एनी डाउट इन इलस्ट्रेशन नंबर 1? एनी डाउट इन इलस्ट्रेशन नंबर 1? यस या नो लिख दो चैट बॉक्स में, तो ताकि हम आगे बढ़ें। परफेक्ट, नो डाउट, परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट। आओ स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। एंडी अ ब्रिटिश नेशनल, तो ये ब्रिटिश नेशनल है भाई, comes to India for the first time during financial year 1617। तो ये बंदा पहली बार इंडिया आया, कब आया? फाइनेंशियल ईयर 1617 में ये बंदा पहली बार इंडिया आया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बता दो, जब ये 1617 में पहली बार इंडिया आया तो इसका क्या इंडिकेशन है? 1617 से पहले क्या ये इंडिया में था या ब्रिटिश में था? गाइज ये ब्रिटिश में था, ये लंदन में था, ये इंग्लैंड में था। ये तो ये आपको हिंट देता है, जब आपको फर्स्ट टाइम बोलता है ना कि वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया, ये हिंट लिया करो कि इससे पहले के सालों में वो इंडिया में नहीं था, मतलब इसके पहले के सालों में उसका पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया था। ये हिंट होता है जब भी फर्स्ट टाइम वर्ड यूज होता है क्वेश्चन में। ठीक है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1617, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1617, 1718, 1819, 1920 एंड 2021। तो आपको 5 साल का डेटा दिया हुआ है। याद करो, हमें सेक्शन 61C एनालाइज करने के लिए भी 5 साल का डेटा चाहिए होता है, एक तो करंट ईयर और एक उससे पहले वाले 4 साल। ठीक है, तो 5 साल का डेटा दिया हुआ है 555 डेज, 60 डेज, 80 days, 160 days and 70 days respectively. Determine his residential status for assessment year 21-22। आपको residential status determine करना है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आओ स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। Let's start illustration number 2। Determination of residential status of Mr. Andy। Mr. Andy का residential status हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, किस ईयर के लिए करना है? किस ईयर के लिए डिटरमाइन करना है? जरा देख के बताओ, कौन से ईयर के लिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है मिस्टर एंडी का? असेसमेंट ईयर 21-22, मतलब प्रीवियस ईयर 2021। प्रीवियस ईयर 2021 के लिए हमको रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है। प्रीवियस ईयर 2021 के लिए डिटरमाइन करना है रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है सर, आओ देखते हैं क्या होगा रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो हमको डिटरमाइन करना है कि ये कितने दिन इंडिया में था पिछले कुछ सालों में। ये चीज अगर हमने डिटरमाइन कर ली तो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, तो यहां आएगा भाई प्रीवियस ईयर, यहां आएगा नंबर ऑफ डेज इन इंडिया। हमें देखना है वो इंडिया में कितने दिन रहा, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया। तो हम प्रीवियस ईयर, जो अभी करंट प्रीवियस ईयर है, वो देखेंगे 2021। इसके पहले वाला देख लेंगे 1920। इसके पहले वाला देख लेंगे 1819। इसके पहले वाला देख लेंगे 1718। और इसके पहले वाला देख लेंगे 1617। तो इन सारों सालों में ये कितने दिन इंडिया में रहा, हमें ये चीज डिटरमाइन करनी है ताकि हम अपना रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट कर सकें। ठीक है सर, बात समझ में आ गई।
ओके, तो सबसे पहले है 2021, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2021। प्रीवियस ईयर 2021 में कितने दिन रहा इंडिया में? 70 डेज। इससे पहले 160, उससे पहले कितना रहा? 70, 160, 80, 60, 55, 80, 60, 55, ठीक है। अगर मैं प्रीवियस 4 इयर्स की बात करूं, अगर मैं प्रीवियस 4 इयर्स की बात करूं, अगर मैं प्रीवियस 4 इयर्स की बात करूं, तो कितने दिन इंडिया में रहा प्रीवियस 4 इयर्स में? टोटल करके बता दो जरा, टोटल करके बता दो प्रीवियस 4 इयर्स में ये कितने दिन रहा? 160 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 55, 355 डेज, ठीक है। टोटल ये 355 डेज इंडिया में रहा पिछले 4 सालों में। करंट ईयर में ये कितने दिन इंडिया में रहा? करंट ईयर में ये रहा 70 डेज इंडिया में, और पिछले 4 सालों में कितने दिन इंडिया में रहा? 355 डेज ये पिछले 4 सालों में इंडिया में रहा, ठीक है। इसका ना रेजिडेंशियल स्टेटस हमको निकाल के लाना है। तो सबसे पहले मैं वापस अपने चार्ट में आ रहा हूं भाई। आओ चार्ट में सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट बेस रूल क्या है। फर्स्ट बेस रूल कहता है अगर ये 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा होता तो पक्का ये रेजिडेंट बन जाता, अगर ये 182 डेज से ज्यादा रहा होता। लेकिन ये पक्का 182 डेज से ज्यादा नहीं रहा, ये 182 डेज से कम रहा इंडिया में। तो अगर ये 182 डेज से कम रहा इंडिया में, तो अब सवाल ये उठता है क्या ये 60 दिन से ज्यादा रहा प्रीवियस ईयर में? जिस ईयर का हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं, हम 2021 का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, 2021 का। तो सबसे पहले क्या ये 60 दिन से ज्यादा करंट ईयर में इंडिया में रहा? जी हां। तो क्या कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गई? जी हां, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गई, रेजिडेंसी की कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गई। लेकिन ये कंडीशन अकेली काफी नहीं है, हमको दूसरी कंडीशन भी देखनी है। दूसरी कंडीशन है कि पिछले 4 सालों का मिलके 365 डेज वो इंडिया में रहना चाहिए। बताओ क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? बताओ क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? मधु सिन्हा, 2021 है प्रीवियस ईयर, वो जो 21 22 लिखा हुआ है वो है असेसमेंट ईयर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो असेसमेंट ईयर 21 22 इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत रखना, इस चीज को ध्यान रखना। वाह शुभम भराड़िया, सो शुभम भराड़िया, शुभम भराड़िया, वेरी गुड वेरी गुड। कंडीशन 1 satisfied, कंडीशन 2 not satisfied, hence non resident, परफेक्ट। शुभम भराड़िया का आंसर बिल्कुल सही, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो सर कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई हो गई 60 दिन से ऊपर, लेकिन सर कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड नहीं हुई, 365 डेज से ऊपर ये पर्सन इंडिया में नहीं है। ठीक है सर, बात समझ में आई। आओ चलो आंसर लिखते हैं अपना। एज पर सेक्शन as per section 61C, two conditions are required to be satisfied for residency. In the instant case, देखो शॉर्टकट ले लिया मैंने ना दो कंडीशन पूरी पूरी लिखी नहीं। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया 8 या 10 नंबर का, तो आपको इसके नीचे ना दोनों कंडीशन लिख देनी चाहिए जो मैंने पहला पैराग्राफ बनाया, ठीक है। अब मैंने शॉर्टकट ले लिया, मैं सीधा आ गया उधर इन द इंस्टेंट केस, मैं सीधा एनालिसिस पे आ गया। इन द इंस्टेंट केस फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड since Mr. Andy was in India. Mr. Andy was in India for
Mr. Andy was in India for more than 60 days in previous year 2021. However, the second condition is not satisfied. However, the second condition is not satisfied. Since Mr. Andy was not, since Mr. Andy was not in India for 365 days or more in the last 4 previous years. Therefore, Mr. Andy is a non-resident. Mr. Andy क्या है? Mr. Andy है non-resident. Therefore, Mr. Andy is a non-resident. Perfect. Perfect. बताओ समझ में आया हाँ कि ना? बताओ समझ में आया हाँ कि ना? Yes or no? You get the concept? अच्छा अच्छा स्क्रीन ऊपर कर दूं? ठीक है, लो स्क्रीन ऊपर कर दिया। हाँ छोटा कर दिया। छोटा करके अब पूरा स्क्रीन आपको दिख जाएगा। ऊपर कर दिया, लो ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वैसे कोशिश करूंगा, लेकिन फिर आप लोग कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दोगे। अगर मैंने आंसर्स भी आपको दे दिए ना, तो आप कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दोगे, फिर अपना दिमाग नहीं लगाओगे। आप बोर्ड में जो लिखा है एज इट इज अपने रजिस्टर में कॉपी करोगे। सर वो तो हम अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हम कौन सा आपकी बात सुन रहे हैं? सर बगल में हमारे नेटफ्लिक्स चल रहा है, वहां टेलीविजन सीरीज चल रही है। सर आप जो लिखवाते जा रहे हो हम कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं अपने रजिस्टर में। हम कौन सा दिमाग लगा रहे हैं? नालायक, नालायक। हाँ सर लंच आ गया है, हम लंच कर रहे हैं, साथ साथ वीडियो में जो आप लिखवा रहे हो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपने रजिस्टर पे। नालायक, सारे के सारे नालायक। शीतल राणा, शीतल राणा ने वैसे कभी कोई जवाब नहीं दिया। अभी बड़े उसमें लिख रही है जी यस, वाह शीतल राणा नालायक। अभी लिख रही है यस, वैसे कोई जवाब नहीं देती। खुशी कह रही है नो सर ऐसा नहीं है। अनुष्का कह रही है, अच्छा अनुष्का दर्शनी हंस रहे हैं। ओके तो बताओ बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अच्छा फास्ट है आज दर्शिनी का, क्योंकि आज एक वो है सावन का मंडे है ना, इसलिए यस आज मेरा भी फास्ट है दोस्तों। मैं भी 4 मतलब मंडे को फास्ट रखता हूँ, सावन वाले मंडे को। गुड, फास्टिंग इज गुड फॉर योर बॉडी, योर हेल्थ। Fasting rejuvenates your body. Fasting releases all the toxins from your body. So fasting is very very good for your body. It's very very good. Yes. ठीक है भाई, आ जाओ वापस बुक में एक बार रीड मार लेते हैं जो थ्योरेटिकली चीजें लिखी हैं। बाकी तो अपना आपने समझ ही लिया है, एक बार रीड करके देख लेते हैं और। ठीक है सर। सो कंडीशन नंबर 1, अगर पर्सन 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है। कंडीशन नंबर 2, अगर कोई पर्सन 365 डेज पिछले 4 साल में इंडिया में रहा और करंट ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाता है। और वो कंडीशन ना सेटिस्फाई हुआ है तो वो पर्सन नॉन रेजिडेंट बन जाता है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अच्छा भाई अब एक ना मुझे आपसे एक बात करनी है, ठीक है? जरा देखो, मुझे आपसे ना एक बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझो जरा मुझे क्या बात करनी है, ठीक है? तो भाई सिचुएशन ये है कि कोई बंदा इंडिया से बाहर जा रहा है, 181 डेज वो इंडिया के अंदर रहा, 181 डेज वो इंडिया के अंदर रहा,
जब 181 डेज वो इंडिया के अंदर रहा तो पता है इमीडिएटली अगले दिन, मतलब इसके रात को 12:05 पे, मतलब जो 182nd डे था ना, उसमें ये बंदा सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ के यूएस से निकल गया। 182nd डे पे सुबह 12:05 पे, सुबह 12:05 पे 182nd डे पे ये बंदा फ्लाइट निकल के यूएस से निकल गया, फ्लाइट लेके यूएस से निकल गया। 181 डेज ये पूरा पूरा इंडिया में था, पूरा पूरा इंडिया में था। 182 डे, 182nd डे ये फ्लाइट पकड़ के इंडिया से बाहर निकल गया ऑन द 182nd डे। और फ्लाइट भी कितने बजे थी? सुबह सुबह 5 मिनट की। अच्छा, तो इसका मतलब 182nd डे पे, 182nd डे पे ये कितने मिनट इंडिया में रहा? ये सिर्फ 5 मिनट इंडिया में रहा। 1 डे पे, 182 डे पे ये सिर्फ 5 मिनट के लिए इंडिया में रहा। ठीक है, अब तुम्हें पता है क्या मतलब मुश्किल सिचुएशन होने वाली है इस पर्सन के लिए, क्योंकि अगर मैं मानूं कि जिस दिन फ्लाइट उड़ी 12:05 पे, तब अगर मैं मानूं कि ये इंडिया में ही था, तो बन जाएगा 182, ये इंडिया का बन जाएगा रेजिडेंट। और अगर ये बंदा 181 डेज की कैटेगरी में आ गया तो ये बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। मेरा सवाल तुम लोगों से ये, मेरा सवाल तुम लोगों से ये बताना जरा, क्या इस 5 मिनट को इंडिया में स्टे कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? आउट ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे में से 5 मिनट को क्या इंडिया में स्टे कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? दर्शिनी कह रही है करेंगे, स्टे कंसिडर करेंगे तो उसे रेजिडेंट होना चाहिए। दर्शिनी का ये जवाब है। और देखते हैं और स्टूडेंट्स क्या जवाब देते हैं। क्या इस 5 मिनट को इंडिया में स्टे कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, ये मेरा सवाल है। क्या इस 5 मिनट्स को इंडिया में स्टे कंसिडर करेंगे? वी आर कंसिडरिंग, यस करेंगे सर। पूरा दिन, पूरा डे होना चाहिए ना। मुस्कान कह रही है पूरा डे होना चाहिए, ऐसे क्या टूटे फूटे डेज ला रहे हो, पूरा डे होना चाहिए। प्रीति कह रही है करेंगे, रानी कह रही है करेंगे। शायद डे 1 किस टाइम पे आया होगा वो कैलकुलेट होगा क्वेश्चन। नहीं नहीं, डे 1 तो पूरा इंडिया में था। मुझे तुम आखिरी डे, लास्ट डे का बताओ शुभम। लास्ट डे में 5 मिनट में इंडिया छोड़ के गया है, तो जो लास्ट में 5 मिनट के लिए इंडिया छोड़ के गया है वो कंसिडर होगा इंडिया में या नहीं कंसिडर होगा, ये पूछ रहा हूं मैं। वेदर इट विल बी कंसिडर्ड और नॉट कंसिडर्ड इन इंडिया। यस करेंगे, यस करेंगे, यस करेंगे, सब कह रहे हैं यस करेंगे। चलो, यस गाइज। तो भले ही वो 5 मिनट के लिए इंडिया में था, फिर भी वो इंडिया में माना जाएगा, दैट ही इज स्टेइंग इन इंडिया, ये चीज मानी जाएगी। डेफिनेटली वो इंडिया में माना जाएगा, भले ही वो 1 मिनट के लिए भी इंडिया में हो। तो जिस दिन फ्लाइट टेक ऑफ करती है और जिस दिन फ्लाइट वापस लैंड करती है, उन 2 दिन को हम इंडिया में स्टे कंसिडर करेंगे, भले ही वो 1 मिनट के लिए क्यों ना हो। जिस दिन फ्लाइट टेक ऑफ करती है और जिस दिन फ्लाइट लैंड करती है, उस दिन हम इंडिया में उस पर्सन को कंसिडर करेंगे, भले ही वो 1 मिनट क्यों ना हो। सो बोथ ऑफ दीज विल बी कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया, इवन इफ इट इज फॉर 1 मिनट। अगर 1 मिनट के लिए भी है तो वो इंडिया में स्टे कंसिडर होगी। ठीक है सर, बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो जरा पॉइंट्स टू बी नोटेड, आपकी बुक में आ गया हूं मैं वापस। पॉइंट्स टू बी नोटेड पे देखना, नीचे एक हमने फुटनोट लगाया हुआ है, फुटनोट के नीचे लिखा है पॉइंट्स टू बी नोटेड। द डे व्हेन ही लीव्स इंडिया एंड कम बैक्स टू इंडिया इज आल्सो इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कंप्यूट करते हुए जब वो इंडिया में आया या वो जब वो इंडिया से गया, वो दोनों डेज कंसिडर होंगे। स्टे एट सेम प्लेस इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी। तो अगर वो इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जैसे पहले दिल्ली रहा, फिर चेन्नई रहा, फिर मुंबई रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टोटल मिला के, सब टोटल मिला के वो 182 दिन इंडिया में रहा है, तो हम उसे रेजिडेंट कंसिडर करेंगे। कॉन्टिन्यूस स्टे इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी। कॉन्टिन्यूस स्टे का मतलब है वो मतलब लगातार रहा 182 दिन, जरूरी नहीं है। मान लो वो पहली बार जब आया तो वो रहा 100 दिन, दूसरी फिर वो वापस चला गया, फिर दोबारा आया और तब रहा 90 दिन, टोटल मिला के 182 से ज्यादा हो गए, हम लोग कंसिडर करेंगे वो रेजिडेंट है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस स्टे इन इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड, लगातार रहना जरूरी नहीं है। अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू रिसाइड इन इंडिया इफ ही इज ऑन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। तो अगर वो इंडिया के पानी में है, मतलब इंडिया का जो टेरिटरी है, इंडिया का जो बाउंड्री है, उससे जहां तक भी पानी इंडिया की कैटेगरी में आता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी होगा, समुद्र होगा, वो इंडिया का समुद्र कहलाता है। इवन अगर वो इंडिया के समुद्र में है तो भी वो इंडिया के अंदर स्टे माना जाएगा कि वो स्टे इंडिया में कर रहा है। इवन अगर वो इंडिया के पानी में रह रहा है, इंडिया के पानी में रह रहा है, तो भी वो स्टे इंडिया में ही माना जाएगा। अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू रिसाइड इन इंडिया इफ ही इज ऑन द टेरिटोरियल वाटर्स। अगर वो टेरिटोरियल वाटर्स में है तो भी वो इंडिया में ही माना जाता है स्टे। ठीक है, तो 2-3 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी।
ठीक है सर, बात समझ में आई। तो आओ वापस अपने सेक्शन में एक बार चलते हैं और पूरा सेक्शन एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आपको देंगे हम थोड़ा सा होमवर्क। सर ये नहीं सर, होमवर्क वोमवर्क हमें नहीं पसंद, आप जो क्लास में कराओ ना सर वो करा दो। क्या होमवर्क वोमवर्क सर, ये बेकार की चीजें होती है, होमवर्क वोमवर्क ये सब हमको मत दिया करो, नालायक। 182 डेज रहा। अरे सनी 999, देखो भाई सनी 999 क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सुनो सनी 999 क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। सनी 999 कह रहा है सर अगर 182 डेज वो इंडिया में रह गया तो भी क्या 61C की कंडीशन हम सेटिस्फाई करना हमें जरूरत है। अरे भाई अगर वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह गया तो 61C की बात ही नहीं आती, फिर तो वो सीधा रेजिडेंट बन गया। 61C की तो वहां बात आती है जहां वो करंट ईयर में 182 डेज से कम इंडिया में रह रहा है, तभी तो हम 61C पे आ रहे हैं। देखो एरो कौन से लगा हुआ है, 182 डेज के बाद एरो लगा हुआ है, एरो यहां पर नहीं लगा हुआ 61C का। तो अगर वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है तो 61C की तो बात ही नहीं आती, फिर तो खत्म, फिनिश, मैटर फिनिश, वो रेजिडेंट बन जाएगा। मैटर खत्म हो जाता है, वो रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है ना। पहले रेजिडेंट बन गया वो, फिर 61C की कहां बात आई। 61C की तो वहां बात आती है जहां 61A के अकॉर्डिंग वो नॉन रेजिडेंट है, और हम उससे कहते हैं रुको जरा, हम तुम्हारी प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री देख के डिटरमाइन करेंगे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। चकमा मत देना हमें, चकमा नहीं दे सकते तुम हमें। सो 61C की तब बात आती है जब 61A में 180 डेज से कम वो पर्सन स्टे करता है इंडिया में, तब 61C की बात आती है। और तब जाके हम देखते हैं कि करंट ईयर में 60 डेज तो एटलीस्ट होना चाहिए, 182 से तो कम है, लेकिन कम से कम 60 दिन तो इंडिया में रहे करंट ईयर में, और पिछले 4 साल में वो 365 दिन से ज्यादा अगर इंडिया में है तो वो बन जाता है इंडिया का रेजिडेंट, अदरवाइज वो बन जाता है नॉन रेजिडेंट। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो बन जाता है नॉन रेजिडेंट। ये डिफरेंस है बिटवीन रेजिडेंसी एंड नॉन रेजिडेंसी। ठीक है सर, बात समझ में आई। तो भाई ये थे टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हमने आज फिनिश करे ना, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं हमारे सिलेबस के, और ये दोनों जो सेक्शन है ना हमारे सिलेबस के, ये दोनों सेक्शन रेजिडेंशियल स्टेटस के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी में से आते हैं। क्या सर, बात समझ में आ गई। ओके, तो अब मैं ढूंढ रहा हूं आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन। आपको साथ साथ होमवर्क करना पड़ेगा और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करना पड़ेगा, और जब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं तब तक प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। दर्शिनी, दर्शिनी प्लीज सबको बोल दो जरा कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें, अपनी टाइमलाइन पे लगा लें, व्हाट्सएप की टाइमलाइन पे लगा लें। दर्शिनी प्लीज रिक्वेस्ट कर दो सबको कि वो जरा अपने रेलिवेंट ग्रुप्स में शेयर कर दें वीडियो को, और लाइक कर दें, सबसे पहले तो लाइक कर दें। ठीक है सर, हाँ सर सब लाइक कर देंगे। तो आ जाओ अब देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं। अच्छा मैंने एक्सेप्शंस नहीं कराए, ठीक है। ठीक है भाई, दो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, उन दो क्वेश्चन को करने के लिए एक्सेप्शंस करने जरूरी हैं, तो हम विद इन 10 मिनट्स एक्सेप्शंस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग होमवर्क दे देंगे। तो पहले होमवर्क नोट कर लो भाई, होमवर्क अपना होमवर्क नोट कर लो। आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैं खुद क्लास में कराऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपका होमवर्क है जो आपको करके देखना है, ठीक है। ठीक है, और एक छोटी सी चीज मैं करा देता हूं ताकि इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। एक छोटी सी चीज हम लोग कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड 4 फिर आपका इजीली होमवर्क में हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, चार्ट कहाँ है, एक्सेप्शंस। एक और चीज कर सकते हैं, क्यों ना आज मैं आपको होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से दे दूं। अगर आज मैंने एक्सेप्शंस करा दिए तो थोड़ा सा ओवर बर्डन हो जाएगा, आप लोग बहुत ज्यादा बर्डन फील करेंगे, क्योंकि आज वैसे हमने बहुत हैवी सेक्शंस करे हैं ना, तो आपके लिए थोड़ा सा बर्डन सम हो जाएगा, इसलिए आज मैं एक्सेप्शंस आपको कराना नहीं चाह रहा। सेक्शन 61C की मैं यही रोकना चाह रहा हूँ क्लास को, 61A 61C, दैट्स इट। दो सेक्शन है, उन्हें ढंग से करो। एक्सेप्शंस टू 61C हम अगली क्लास में करेंगे, तो आप यही दो करो। तो गाइज 3 और 4 क्वेश्चन कैंसिल है आपका, 3 और 4 क्वेश्चन कैंसिल है।
आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो देखना, जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ में आपके चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आपको करने हैं होमवर्क में। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बस प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। ठीक है, अब हम आज एक्सेप्शंस नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा अगर मैंने एक्सेप्शंस भी कर दिए। भैया आज का आपका होमवर्क बड़ा सिंपल सा है। आपको बेसिकली 2 सेक्शंस याद करने हैं, सिर्फ 2 सेक्शन, सेक्शन 61A, सेक्शन 61C, और इसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको अपने पास करके देखने हैं। जो हमने क्लास में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए हैं वो प्लीज आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने आप जरूर करके देखना। जो क्लास में कराए वो खुद एक बार अटेम्प्ट करके देखना, और जो होमवर्क में दिया प्रैक्टिस क्वेश्चंस उनको करना 1 2 3। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 हमने क्लास में आज कर लिया है, बाकी के हम नेक्स्ट सेशन में अपना कंटिन्यू करेंगे। सर कल ही कंप्लीट किया है मैंने रेजिडेंट स्टेटस चैप्टर फ्रॉम योर पेन ड्राइव क्लास, एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बेचारा गरीब ग्लोबल हनुमान जी बिल्कुल सही कह रहे हो। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में। अगली क्लास होगी वेडनेसडे, वेडनेसडे को 11:30 बजे मॉर्निंग में। अब यही टाइम रहेगा हमारी क्लास का, फिक्स रखते हैं, हर वेडनेसडे क्लास होगी। और जी हाँ, आपका रिजल्ट आने वाला है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट गाइस, एंड डू लाइक दिस वीडियो। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, विच विल बी कंडक्टेड ऑन वेडनेसडे 11:30 टू 1:30, सेम टाइम रहेगा हमारा। कभी कभी 1:30 से ऊपर भी जा सकते हैं, जब सेक्शन ऐसा डिमांड करेगा या कोई चैप्टर ऐसा डिमांड करेगा, तब हम थोड़ा सा टाइम एक्सीड भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग अपने यू नो ट्रैक पे हैं, अपने उस पे हैं, अपने टाइम टेबल पे। ठीक है, सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन विच इज ऑन वेडनेसडे। टिल दैट टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग। और जी हाँ, घर में जरूर पढ़ना, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के पूरा का पूरा एक एक वर्ड, एक एक लाइन जरूर पढ़ना, और जितने क्वेश्चंस क्लास में कराए वो जरूर करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए वो जरूर करना। अगली क्लास में इससे भी एडवांस कॉन्सेप्ट, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।